हेलो क्लास, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जीबी ब्रेन्स। और आज हम लोग करने वाले हैं एलिमिनेशन के वर्ड प्रॉब्लम्स। मैं आपको रिकॉल करवा दूं कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया था। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस पे बेस्ड हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, जहां पर मैंने आप लोगों को दो मेथड बताई थी। एक थी ग्राफिकल मेथड और एक थी एल्जेब्रिक मेथड, जिसके दो टाइप्स होते हैं। उस एल्जेब्रिक मेथड में हमारे पास दो मेथड्स थी, एक थी सब्स्टिट्यूशन और एक है एलिमिनेशन। तो सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड मैं आपको कुछ इक्वेशन सॉल्व करवा चुकी थी। अब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को लेकर ही वर्ड प्रॉब्लम करने वाले हैं। आज की क्लास में मैं आप लोगों को क्या करवाने वाली हूँ, तो इन्हीं सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो स्टे ट्यून्ड विद अस, लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। चलो, तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड द वन नंबर इज 3 टाइम्स दी अदर। देखो, अगर दो वेरिएबल है तो दो इंफॉर्मेशन देगा हमको, बस हमें इंफॉर्मेशन को चेक करना है कि हमारी इंफॉर्मेशन क्या क्या है। तो देखो, स्टार्ट कर रहे हैं हम सोल्यूशन से। अगर आपके पास में कोई भी दो नंबर्स हैं तो उन दो नंबर को हम क्या ले सकते हैं, हमें नहीं पता कोई दो नंबर क्या है, तो एक नंबर को x लेट कर लो, दूसरे नंबर को y लेट कर लो। तो देखो यहां से लिखते हैं, लेट द फर्स्ट नंबर बी x एंड सेकेंड नंबर बी y, है ना। एक नंबर को हमने x लेट किया, x वेरिएबल, और एक को हमने y वेरिएबल में रिप्रेजेंट किया है। तो जो भी इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपकी फर्स्ट इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है कि दोनों का डिफरेंस कितना है बेटा, 26। इट मींस कि x में से अगर मैं y को माइनस कर दूं तो 26 आना चाहिए मेरे पास में, है ना। अच्छा, अब मुझे ये थोड़ी ना पता है कि x बड़ा है कि y बड़ा है ना। देखो यहाँ से एक छोटी सी इंफॉर्मेशन समझो कि हमें पता ही नहीं कि x बड़ा है कि y बड़ा है। मतलब अगर मैं 10 में से 6 को माइनस कर दूं, है ना, 10 बड़ा है और 6 छोटा है, तो हमारे पास में तो ये पता ही नहीं ना कि x बड़ा है कि y बड़ा है। तो हमने लेट कर रखा है यहाँ पर कि x यहाँ पर बड़ा नंबर है किससे बेटा, y से। ऐसा अज्यूम कर लेना तुम लोग, ठीक। तो ये तो हमारे पास में एक इंफॉर्मेशन बन गई, ठीक, फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग। सेकेंड, एंड के बाद में वर्ड प्रॉब्लम में अगर वर्ड्स को आपको डिकोड करना आ गया तो आप इजीली वर्ड प्रॉब्लम फाइंड कर सकते हैं, ठीक। पहले इंफॉर्मेशन पे तो काम कर लिया। सेकेंड इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है, वन नंबर, एक नंबर जो है इज, इसका मतलब मैंने आपको कैसे सिखाया था कि वर्ड प्रॉब्लम में इसका मतलब इक्वल कंसीडर करना। तो एक नंबर, लेट द नंबर पे इन दोनों में से कोई भी ले लो। तो एक नंबर हम ले लेते हैं यहाँ से x, ठीक, दूसरे के अकॉर्डिंग। तो वन नंबर इज इक्वल का साइन लग जाएगा, 3 टाइम्स मतलब 3 का मल्टीप्लाई y में कर दो, ठीक है। तो हमारे पास में कौन सी बन गई बेटा, इक्वेशन नंबर 2। अब देखो मेरे पास तो x की डायरेक्ट वैल्यू होगी y के फॉर्मेट में, तो सब्स्टिट्यूशन लगा दे। तो सब्स्टिट्यूट डायरेक्टली कर दो, यहाँ तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं। सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 3y इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें तो मेरे पास में इक्वेशन क्या आ जाएगी बेटा, 3y माइनस y इज इक्वल टू 26। तो y मेरे पास में कितना बना है, 2y इज इक्वल टू 26, क्योंकि हमने इसको माइनस कर दिया। तो 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। y की वैल्यू बनी 30। तो x कितना होगा बेटा, x कितना होगा अगर y 39 है तो x को यहाँ पे पुट कर दो। x की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, x इज इक्वल टू 3y था, तो 3y मतलब 13 इंटू 3, तो मतलब हमारे पास में वैल्यू कितनी है x की, 39। x इज इक्वल टू 39। अब मैंने आपको लास्ट क्लास में वेरिफिकेशन करना सिखाया था, तो वैसे आप इन दोनों नंबर से वेरीफाई कर लेंगे क्वेश्चंस को, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया। मैंने आप लोगों को किससे सिखाया बेटा, ये मैंने आप लोगों को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सिखाया है ना, क्योंकि अभी हमारे पास में जो प्रॉब्लम्स है उनको बोला ही गया है कि आपको इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। बट अगर एलिमिनेशन से करते तो भी आप ऐसे कर सकते थे, है ना, एलिमिनेशन भी लगा सकते थे, दोनों होती है हमारे पास में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं हम। The larger of two supplementary angles exceeds the smaller by the 18 degree। पहली इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है, पहली इंफॉर्मेशन दे रखी है कि दोनों एंगल कैसे एंगल है बेटा,
सप्लीमेंट्री एंगल है। किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है? सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में। तो लेट तो करना पड़ेगा, लेट द फर्स्ट एंगल बी x डिग्री, है ना, क्योंकि एंगल चल रहा है तो डिग्री में मान सकते हैं अपन। एंड सेकेंड एंगल बी y डिग्री, ठीक है, y डिग्री और x डिग्री पे बात किया। अगर आपके पास में दोनों ही नंबर क्या है बेटा, दोनों ही नंबर क्या दे रखे हैं आपको? सप्लीमेंट्री एंगल। और सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? वो दो एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री होता है उन्हें हम सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। तो यहां से स्टार्ट करें कि x और y, ये जो दो एंगल हैं, इन दोनों एंगल का सम कितना होगा हमारे पास में? 180 डिग्री। एक इंफॉर्मेशन तो ये बन गई हमारे पास में। दूसरी इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है? तो देखो, लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। उसने क्या बोला? यहां से भी हमको x और y के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है, तो हम लेट कर लेते हैं कि लेट x इज ग्रेटर देन y। x वाला नंबर बड़ा है क्योंकि बड़ा एंगल है वो, तो लार्जर एंगल x को मान लेते हैं और स्मॉलर एंगल y को मान लेते हैं। तो आपने क्या बोला कि जो लार्जर एंगल है, लार्जर एंगल इट मींस क्या बोला आपने? x की वैल्यू ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, है ना। ये जो लार्जर एंगल है ये स्मॉलर वाले से कितना ज्यादा है? 18 ज्यादा है। तो यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं क्या कि लार्जर एंगल जो है मेरे पास में छोटे वाले से कितना ज्यादा, मतलब इन दोनों का डिफरेंस कितना है हमारे पास में? 18 का डिफरेंस है। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि जो हमारे पास में लार्जर एंगल है वो हमारे पास छोटे वाले से कितना ज्यादा है? 18 ज्यादा है। ऐसे भी लिख सकते हो। तो y प्लस का इधर शिफ्ट करोगे तो माइनस का हो जाएगा, तो x माइनस y हो गया हमारे पास में। अच्छा, अब हमको क्या लगाना है बेटा मेथड हमारे पास में? हमको लगाना है सब्स्टिट्यूशन मेथड लगानी है ना। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाने के लिए हम क्या करेंगे? इसको बोल दो मैं इक्वेशन नंबर 2 और फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 आप क्या बोल रहे हो? x इज इक्वल टू 180 माइनस y लिख दें क्या? हाँ, हम बना सकते हैं, यही तो लिखा था अपन ने सब्स्टिट्यूशन में, लास्ट क्लास में यही तो सीखा था। तो x की वैल्यू यहाँ पर अपन पुट कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 180 माइनस y इन इक्वेशन नंबर, कहाँ से निकाली हमने ये वैल्यू? फर्स्ट से निकाली है, तो थर्ड सेकंड में पुट कर देंगे। तो रख देते भैया, x की जगह क्या लिखना है हमको? 180 माइनस y इज इक्वल टू 80, ठीक है। तो अब मेरे पास में क्या बन गया इंफॉर्मेशन? 180 तो है, तो 180 को तो एज इट इज लिख लेते हैं अपन। 180 y माइनस y कितने माइनस y हो गए बेटा? माइनस के 2y इज इक्वल टू क्या? इज इक्वल टू चल रहा है 18। तो ये 18 प्लस का है, तो नंबर का नंबर के साथ ही प्लस या माइनस होता है, 2y इधर शिफ्ट किया तो माइनस का हो जाएगा। अब 180 में से 18 को माइनस कर लो, तो 10 में से 8 गया बचेगा 2, 7 में से यहाँ गया तो 6, 1 का एज इट इज बन जाएगा, डिवाइडेड बाय 2। तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में? 81 डिग्री। अगर y 81 डिग्री है बेटा तो x कितना आ जाएगा? तो x को यहाँ पर रख लो, तो x इज इक्वल टू कितना होगा? 180 में से माइनस कर दो 81, तो 10 में से बन गया तो कितना बचेगा? 9, और यहाँ से बचा 7, 17 में से 8 गया तो ये भी बचेगा 9, ठीक है। आ गया हमारे पास में, तो x कितना है बेटा? 99 डिग्री का, और x बड़ा है वैसे, समझ में भी आया। तो इस तरीके से हमको क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। आपको क्या करना है बेटा? तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन गैदर करो, इंफॉर्मेशन इट मींस क्या क्या दे रखा है और जो भी दे रखा है उसके अकॉर्डिंग एक्स और वाई में इक्वेशन बना लेंगे, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चाहे तो इंफॉर्मेशन को वेरीफाई कर सकते हैं। ये जो दो आंसर आए हैं मेरे पास में, इन दोनों आंसर को यहाँ पर देखेंगे आप, वेरीफाई हो जाएंगे, ठीक है। चले तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं, आप इसको कर लेना। चलिए, तो हमारा क्वेश्चन अब यहाँ से क्या है? एक कोच है हमारे पास क्रिकेट टीम के जो बाय कर रहे हैं 7 बैट्स एंड 6 बॉल 3800 रुपीज में, एंड देन फिर वो बाय करते हैं 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स रुपीज 1750 रुपीज में। तो आपको क्या फाइंड करना है बेटा? ईच बैट एंड ईच बॉल
बॉल की कॉस्ट फाइंड करना है। तो आप लोगों को मैं लास्ट क्लासेस से बताती आ रही हूँ कि हमें क्या करना होता है, क्या फाइंड करना होता है, कैसे फाइंड करें। तो जो फाइंड करने के लिए दे रखा है उसी को हम लेट कर लेते हैं ना, कंफ्यूजन ना हो। तो हम क्या करते हैं, जो भी आपने मुझसे पूछा है उसी को मैं लेट कर लूं। तो यहाँ से आपने क्या पूछा था, पूछा है अपने कॉस्ट ऑफ वन बेट एंड वन बॉल। तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ लेट द कॉस्ट ऑफ वन बेट बी रुपीज एक्स रुपए का वो बैट मान लेते हैं, एंड द कॉस्ट ऑफ वन बॉल इज कितना होगा, हम उसको मान लेते हैं बी रुपीज वाई का, है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाना है बेटा अपने पास में, इक्वेशन बना लो। लास्ट क्लास में भी तो हमने कुछ इसी तरीके से किया था, पेन और पेंसिल वाला क्वेश्चन, तो वो भी सही था, ये भी सही है। चलो स्टार्ट कर देते हैं। तो 7 बेट, एक बेट को अगर आप x बोल रहे हो तो 7 बेट कितने रुपीस के होंगे बेटा, 7x रुपए के होंगे। क्योंकि मैंने आपको बताया था ना लास्ट क्लास में कि अगर 5 पेन खरीद रहे हो और एक पेन 5 रुपए का है तो 5 पेन कितने रुपीस के होंगे, तो 5 और 5 25 रुपीस के होंगे। तो यहाँ पर हम करते हैं 7x प्लस 6 बॉल भी खरीद रहे हो तो बॉल को तो आपने y बोला था, इन दोनों का कितना अमाउंट दे रहे हो आप, 3800। इसको बोलते इक्वेशन नंबर 1। पहली इंफॉर्मेशन से काम हो गया। बाद में आपने क्या खरीदा, आपने खरीदे 3 बैट और 5 बॉल, इन दोनों का जो भी टोटल अमाउंट बना वो कितने का बना, 1750 रुपीस का बना। इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 2। करना किससे बेटा, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। तो हम क्या करते हैं, मैं डायरेक्टली करवा दूं क्योंकि अभी तक मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपको फाइंड कैसे करना होता है, तो मैं फर्स्ट इक्वेशन से कर रही हूँ। अब ये 6y इधर जाएगा तो 3800 के पास में 6y गया तो माइनस का हो जाएगा बेटा, और मुझे तो अकेले x की वैल्यू चाहिए, है ना। तो जो 7 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। इसको बोल देते हैं अपन इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 3 बन गया तो इसे अब सब्स्टिट्यूट कर दें, किसमें पुट करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट कर दें x वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2 सेकंड में, क्योंकि फर्स्ट से बनाई तो इसमें पुट करेंगे, सेकंड में पुट करेंगे। तो चलो सेकंड में पुट करते हैं। क्या बोला आपने, 3x। अब x की वैल्यू कितनी है आपके पास में, x की वैल्यू तो 3800 माइनस का 6y होल डिवाइड बाय 7, यही दे रखी थी आपने x की वैल्यू, इज इक्वल टू प्लस 5y भी तो चल रहा है, प्लस 5y इज इक्वल टू 1750 रुपीज। ठीक है, इतना चल रहा था। अब ये 7 और 3 तो आपस में कट नहीं हो रहे तो 3 का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन। तो 3 0 0 3 0 0 3 8 24 हो गया, बचा 2 3 3 9 10 और 8 11,400 हमारे पास में बचा, माइनस 3 6 18y होल डिवाइडेड बाय तो 7 चल रहा है, प्लस ये चल रहा है 7 प्लस 5y चल रहा है, 5y के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है 1 ले लो, एलसीएम लेना है अपने को। तो बेटा आपको एलसीएम लेना पता है ना, क्या करेंगे कि 7 का मल्टीप्लाई 1 से कर देंगे तो हमारे पास में एलसीएम कितना आया, एलसीएम तो 7 का बना, और जो नंबर रहते हैं डिनोमिनेटर में उनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। देखो ये कब करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, डायरेक्ट जब हमारे पास डिनोमिनेटर में जो नंबर दिए हुए रहते हैं वो प्राइम नंबर्स होना चाहिए, को प्राइम नंबर होना चाहिए, याद है ना। चैप्टर 1 से हम पढ़ते आ रहे हैं को प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, वो नंबर जिनका एचसीएफ कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, वो क्या कहलाता है हमारे पास, को प्राइम नंबर। तो 1 तो ना तो को प्राइम है ना तो प्राइम है ना, हमको सॉरी ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। तो भी 7 और 1 एक तरीके से 7 तो प्राइम नंबर ही हुआ, तो 7 और 1 का एलसीएम कितना आएगा हमारे पास 7, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ तो जो नंबर लिखा है एज इट इज ही आना है, 11,1400 माइनस 400 और यहाँ से कितना बचा 18y, अब प्लस ये 7 को उठा के 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ से कितना बचेगा 35y इज इक्वल टू 1750 एज इट इज। ठीक, अब इसको क्या कर लेंगे, प्लस माइनस पहले तो 7 को उठा के इससे मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास में एक वैल्यू आ जाएगी, 7 0 0 7 5 35 कैरी फॉरवर्ड 3 7 7 49 50 51 52 कैरी फॉरवर्ड 1 7 1 7 और एक 8। ठीक है, अगेन करो, 7 0 0 7 5 35 कैरी फॉरवर्ड 3 7 7 से कितना हुआ 49 50 51 52 कैरी फॉरवर्ड 5 आना चाहिए यहाँ पर, है ना।
तो यहाँ कितना आएगा बेटा हमारे पास में 7 × 7 और 5 12 आना चाहिए हमारे पास में। और 35 में से 18 गया तो कितना बचेगा, तो 35 में से 18y गया तो मेरे पास में प्लस का 17y बचना चाहिए। और यहाँ से तो मेरे पास चल रहा था 11400। अब 17y प्लस का है तो इसे हम यही रखेंगे और ये पूरा नंबर उधर चला जाएगा, है ना। तो कितना आएगा बेटा 17y इज इक्वल टू 12250 में से माइनस कर दे 1100, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हो गया 0, 5 में से 0 गया 0, 12 में से 4 गया बचेगा 8 बेटा, यहाँ से बचा 1, तो ये तो 11 0 कुछ भी नहीं बचेगा, डिवाइड कर देंगे 17 से। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 17 की टेबल में 85 आता है क्या, आता है 5 टाइम पे। तो मेरे पास में y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास में 50। अब इस 50 को उठा के अपन x की वैल्यू में रख देंगे, तो 6 का मल्टीप्लाई 5 में करो तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 3800 माइनस जब मैंने 6 का मल्टीप्लाई 50 में किया तो कितना बना 300 होल डिवाइडेड बाय 7। तो 38 में से 300 माइनस करो, 38,100 में से 300 माइनस करेंगे तो 3500 बचेगा, उसको डिवाइड करो 7 से, तो मेरे पास में टोटल वैल्यू कितनी आएगी 500 की वैल्यू आ जाएगी क्या, इसको रफ वर्क में करके देख लेना। तो x इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा 500, गलती से 50 मत लिख देना, है ना, वेरीफाई नहीं हो पाएगा नहीं तो x को उठा के यहाँ पर एक बार वेरीफाई करके देख लो, क्या x का मल्टीप्लाई जब मैं 7 से करूंगी तो 7 5 से 35 हो गया, प्लस 6 5 जा 30 300, तो क्या आएगा 3500 800 आया, तो हाँ तो वेरीफाई हो गया। तो कुछ इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है, कैलकुलेशन मिस्टेक मत करना बेटा, होने के चांसेस है तो ध्यान से इसको करना, ठीक है। तो ये हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट। इस टाइप का जो क्वेश्चन है बेटा टैक्सी फेयर वाला, सीबीएसई के अकॉर्डिंग बात करूं तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस होते हैं, तो इनको कैसे करना है इसके लिए बता रही हूँ, ठीक है। कभी आप लोगों ने रैपिडो या जुगनू या कोई भी टैक्सी किया होगा तो उस टैक्सी के कुछ ना कुछ फेयर चार्जेस होते हैं। फेयर चार्जेस कैसे होते हैं बेटा, तो एक फिक्स चार्ज, उनका नॉमिनल चार्ज जो रहता है वो तो फिक्स होता ही है, फिर आप जितना किलोमीटर जाएंगे उतने किलोमीटर के अकॉर्डिंग वो प्राइस डिसाइड करके आपको बताते हैं और आपका एक बिल जनरेट होता है, ठीक है। तो कैसे होता है देखो, यहाँ पर उन्होंने एक एग्जांपल दे रखा है कि अगर एक टैक्सी फेयर है तो वो किस तरीके से अपने चार्जेस लेती है, फेयर चार्जेस लेती है, ठीक। तो देखो बोल रखा है एक टैक्सी चार्ज करती है एक सिटी में कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज, उसका एक फिक्स चार्ज तो रहता ही है, इतना तो मिनिमम आपको देना ही है, टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर, ठीक है। उसके क्या होते हैं बेटा, एक फिक्स चार्ज रहता है। जैसे मिनिमम किसी भी टैक्सी के लिए अगर मैं बात करूं, एक एग्जांपल दे रही हूं आप लोगों को कि अगर कोई भी एक टैक्सी है तो वो टैक्सी ने बोला कि आपको मिनिमम 10 रुपए तो देना ही पड़ेंगे आपको, वो 10 रुपए फिक्स चार्ज है। अब आप 10 रुपए के बाद में जितना किलोमीटर चल रहे हो पर किलोमीटर में आपसे कुछ न कुछ अमाउंट लूंगा, तो कैसे होगा देखो मैं यहाँ से बता देती हूँ तो आपको और आसानी से समझ में आ जाएगा। अब दो हमारे पास में वेरिएबल क्या क्या होंगे, इसके लिए समझो इसको ऐसे ही करना है हमेशा, कभी भी जब आपके पास में कैश बेस में आ जाए तो कैसे इसको अप्रोच करोगे ऐसे समझ लो, ठीक है। टैक्सी चार्ज है तो हमेशा एक फिक्स चार्ज तो होगा ही होगा उसके पास में, ठीक। और दूसरा क्या होगा, तो उसके साथ साथ एक चार्ज और होगा जितना आप उसका डिस्टेंस कवर कर रहे हैं उसका एक चार्ज होगा हमारे पास में। उसने बोला कि अगर आप 10 किलोमीटर चलते हैं तो चार्ज आपको 105 रुपए देना पड़ता है, अगर आप 15 किलोमीटर की जर्नी लेते हैं तो आपको 155 रुपीज पे करना होंगे। तो आपको फिक्स चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर बताना है, तो यहाँ से और आसान हो गया। मैंने आपको क्या बताया था कि जब कोई चीज फाइंड करनी होती है उसी को हम लेट कर लेते हैं, तो दो वेरिएबल उन्होंने आपको पहले ही दे दिया कि एक वेरिएबल को आप फिक्स चार्ज के लिए मान लो, एक हमारे पास में चार्ज पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग मान लो। तो चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। लेट द fixed charges be, लिख लेना इसको, चार्जेस be ₹x and the charge per kilometer be ₹y। आगे समझ में ऐसे करना है। तो देखो अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करूं तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग x रुपए तो मुझे हर जर्नी में देना ही देना है,
किलोमीटर पे मुझे y रुपीस पे करना है। तो जब मैंने 10 किलोमीटर की जर्नी ली, 10 किलोमीटर की जर्नी ली मतलब मेरे पास में y रुपये तो देना था, इस y में मैंने 10 का मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास में टोटल डिस्टेंस में कितना पेमेंट बन रहा है वो बता दिया। और फिक्स चार्ज जब ऐड कर दिया तो टोटल कितना पैसा पे करना पड़ा था हमें, 105 रुपीस पे करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1। बस एक छोटी सी इक्वेशन बनानी थी। अब नेक्स्ट पे जंप करें तो नेक्स्ट क्या बोल रहे हो आप, नेक्स्ट आप कितने किलोमीटर जा रहे हो, 15 किलोमीटर। तो फिक्स हमेशा यही इक्वेशन बननी है बेटा, याद रखना है इसको, है ना। इसको हमको ऐसे ही बनाना है कि नेक्स्ट फिक्स चार्ज तो यही है, डिस्टेंस 15 किलोमीटर की, 15 किलोमीटर का y के रुपीस के अकॉर्डिंग आपने कैलकुलेट किया, इन दोनों को ऐड किया तो मेरे पास में 155 रुपीस मुझे पे करना पड़ेगा। इक्वेशन नंबर 2। तो अब आपके पास में सब्स्टिट्यूशन मेथड लगानी है तो लगा ले, तो x की वैल्यू डायरेक्टली निकल जाएगी। तो यहां से देखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 ले ले, x की वैल्यू कितनी आ रही है, 105 माइनस 10y, इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 3। तो सब्स्टिट्यूट, वही जो हमेशा लिखते हैं अपन, सब्स्टिट्यूट x वैल्यू किस में पुट करना है बेटा, एक से निकाले दूसरे में पुट करेंगे इन 2। तो जब रखा तो मेरे पास में x की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा, ये पूरा लिखना पड़ेगा। तो लिख लें इसको, x की जगह पे क्या लिखना है अपने को, 105 माइनस का 10y, ये तो अपने x की जगह पे लिखा। y क्या था, प्लस 15y था, तो प्लस का 15y इज इक्वल टू किसके बराबर है बेटा, 155 रुपीस के अकॉर्डिंग आपने इसको बना दिया था। अब ब्रैकेट के बाद तो कुछ भी नहीं है, जो मल्टीप्लाई करे, नॉर्मल ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को सीधा ओपन करके प्लस कर देते हैं, ठीक है। तो 105 माइनस का 10y प्लस का 15y इज इक्वल टू 155। अब y वाली वैल्यू को यही रखते हैं और जो नंबर वाली वैल्यू उनको एक तरफ लेके जाते हैं। तो प्लस का 15 माइनस का 10, प्लस के 15y में से माइनस 10 गया तो कितना बचेगा, प्लस का 5y बचना चाहिए ना बेटा, क्योंकि बड़ा नंबर पॉजिटिव है, छोटा नंबर नेगेटिव, प्लस माइनस होता तो माइनस है। और ये 105 पॉजिटिव है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो 155 में से 105 माइनस कर देंगे तो डायरेक्ट आंसर लिख दूं, ठीक है। 5 में से 5 गया 0, 5 एज इट इज, 50 बचेगा बेटा मेरे पास में, क्योंकि 1 में से 1 भी जाएगा तो 0। तो y की वैल्यू क्या दिख रही है आपके यहाँ से, 10 आ गया। अगर y 10 आ गया तो x कितना आना चाहिए, उठा के इसको यहाँ पर पुट कर दो तो मेरे पास में कितना आएगा बताओ। तो ये 10 का मल्टीप्लाई जब मैं y में करूंगी तो 10 10 से 100 हो गया, 105 में से 100 को माइनस करोगे तो x कितना बचेगा बेटा, x बचेगा मेरे पास में 5 रुपए, ठीक है। ये 5 रुपए तो आपको हर जर्नी के फिक्स रुपीस हो गए, मतलब एक कितनी भी किलोमीटर चले जाओ आपको 5 रुपए तो नॉमिनल चार्ज देना ही है। उसके बाद में अब जितने किलोमीटर चल रहे हो ये 10 का मल्टीप्लाई उसमें करते चलना, जितनी आपकी जर्नी है तो आप उसको कर लोगे। तो आगे भी क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक पर्सन को कितना पे करना पड़ेगा अगर वो कितना किलोमीटर चल रहा है बेटा, 25 किलोमीटर चल रहा है। तो देखो हमने क्या पढ़ के आए, हमने बोला कि फिक्स चार्ज 5 रुपए तो देना ही देना है उसको, है ना, 5 रुपए तो उसको फिक्स चार्ज देना ही है। आपको कितने किलोमीटर चलना है, 25 किलोमीटर। इस 25 का हम इस 10 में मल्टीप्लाई कर दें क्योंकि पर किलोमीटर तो आपको y रुपीस मतलब 10 रुपीस पे करना पड़ेंगे। तो हम कितना लिखते हैं बेटा, ये हो जाएगा 250, है ना, क्योंकि 10 का मल्टीप्लाई 25 में करेंगे तो 10 25 जा 250, दोनों को प्लस कर लो, कितना रुपीस पे करना पड़ेगा उसको, 255, एंड दैट्स द आंसर, ठीक है। तो बेटा आप इसको एक के नीचे स्टेप बाय स्टेप बकायदा ऐसे एरो के साथ में आप बनाते जाएंगे तो आपको काफी अच्छे मार्क्स आएंगे। स्टेप नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, हर एक स्टेप की प्रीवियस स्टेप उसको मैच करना चाहिए। जैसे वो सीढ़ी वाला एग्जांपल दिया था, है ना, याद है ना, कि अगर आप ऊपर जा रहे हो तो नीचे भी आ सकते हो। तो सेम मैथ्स के लिए भी वैसे ही करना, हर एक इक्वेशन को, हर एक डिटेल को, छोटे से छोटे डिटेल को, कुछ भी उसको प्रॉपर मेंशन करना, अच्छे मार्क्स मिलेंगे आप लोगों को आपके एग्जामिनेशन बोर्ड, ठीक है। बोर्ड एग्जामिनेशन में काफी अच्छे से आप इसको क्लियर कर सकते हैं मार्क्स को। तो जैसे मैं लिखवा रही हूँ बेटा, ये लिखने के पैटर्न भी होते हैं आपके लिए। बोर्ड एग्जाम में कई बार बच्चे क्या होते हैं, जैसा पढ़ते हैं, जैसे यूट्यूब पे आपने जिससे भी देखा वैसा करके चले जाते हैं, बट वहां पर होती है स्टेप मार्किंग। तो स्टेप मार्किंग के लिए आपको ये प्रॉपर स्टेप्स को प्रॉपर शो करना पड़ेगा, उसके ही तो मार्क्स मिलते हैं आपको, ठीक है। तो चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे करें स्टार्ट। ये हो गया हमारा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं।
ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। 5 मार्क का क्वेश्चन पूछते हैं कभी कभी हमारे पास, 5 या 3 मार्क का क्वेश्चन हमेशा बनता है ना। बिल्कुल ऐसा है कि इस टाइप का क्वेश्चन तो आने ही चाहे कुछ भी हो जाए हमारे एग्जाम में। तो ये कुछ एक टाइप ऑफ है, टाइप ऑफ हमारे पास अगर मैं बात करूं तो ये हमारे पास फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन होता है ना, फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन है ये हमारे पास में। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने अपने वर्कशीट में भी दे रखे हैं, तो मैं आप लोगों को वो बताती हूँ, है ना, कि इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना होता है। आपने बोला एक फ्रैक्शन है और फाइंड भी फ्रैक्शन ये करना है अपने को, है ना। एक फ्रैक्शन है बिकम्स हो जाती है 9/11, एक फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, मतलब एक फ्रैक्शन जो है वो 9/11 हो जाती है। कब हो जाएगी भैया? अगर आप 2 ऐड कर दो उसकी न्यूमरेटर बोथ, उसने बोला बोथ, किन किन में? न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। आप उसके न्यूमरेटर में भी 2 ऐड कर दो और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर दो, तो मेरे पास में वो कितनी बन जाएगी? 9/11। दूसरी इंफॉर्मेशन कि अगर आप 3 ऐड कर रहे हो बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, तो 5/6 हो जाएगी। तो फ्रैक्शन बताओ क्या होती है? तो लेट द फ्रैक्शन बी x/y, ये लिख सकते हैं अपन डायरेक्टली क्या बेटा, है ना, x/y लिख दो उसको, जहां पर x आपका न्यूमरेटर है एंड y इज द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो आपने दे रखा है मैं बना दूं, x/y becomes is exceed ये सब हमारे पास इक्वल का साइन देते हैं ना, तो x/y हो जाती है 9/11। फर्स्ट इंफॉर्मेशन इफ कि अगर आप ऐड कर रहे हो 2 दोनों तरफ, ऊपर भी और नीचे भी, ये बनाएगा। तो अगर मेरे पास में फ्रैक्शन है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा, इसका उठा के इससे कर दो और इसका उठा के इससे। तो देखो 11 का मल्टीप्लाई मैं कर रही हूँ x + 2 से इज इक्वल टू 9 का मल्टीप्लाई किससे कर रही है? पूरी डिनोमिनेटर में जो है इसको उठा के इसके पास है। तो मेरे पास में वैल्यू कितनी आ जाएगी? 11x + 22 इज इक्वल टू 9y + 18। अब क्या करोगे? तो x और y जो भी वेरिएबल होते हैं उनके एक तरफ ले लेते हैं और बाकी बचे नंबर को दूसरी तरफ ले लेते हैं। तो 11x माइनस का 9y इज इक्वल टू 18 में से 22 गया, 4 बचेगा, माइनस का कैसे बचेगा आपको पता होना चाहिए ना, ये उठा के इधर शिफ्ट करेंगे तो 22 नेगेटिव हो जाएगा, 22 में से 18 जाएगा तो 4 बचेगा, पर बड़ा नंबर नेगेटिव। ये बनेगी इक्वेशन नंबर 1। ऐसे आप 2 में बनाएंगे। तो सेकंड क्वेश्चन के लिए अपन लिखते हैं कि x और y हमारे पास में अगर उन दोनों के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 ऐड कर दे तो ये बन जाएगी 5/6। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं मैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगी तो 6 का मल्टीप्लाई x + 3 से और 5 का मल्टीप्लाई y + 3 से। अगेन इसमें 6 को उठा के इससे पूरा और y + 3 को उठा के 5 के पास ले जाएंगे, तो दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। कर दो यहाँ पे सॉल्व, तो 6x + 18 इज इक्वल टू 5y + 15, है ना। तो मैं ये इसको आगे सॉल्व कर देती हूँ। तो मैं x को और y को एक तरफ ले लेती हूँ, ठीक, और 18 15 माइनस हो जाएगा क्योंकि 18 बड़ा नंबर है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा बेटा? -3। इक्वेशन नंबर 2 एक बार अच्छे से लिख लेते हैं दोनों इक्वेशन को। फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास में 11x - 9y इज इक्वल टू -4 है बेटा, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। और सेकंड इक्वेशन क्या बनी? 6x - 5y इज इक्वल टू -3 इज इक्वल टू, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। लगाना क्या है? सब्स्टिट्यूशन। तो बस सब्स्टिट्यूशन पे काम कर लेते हैं अपन। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम 1 ये माइनस की वैल्यू उधर जाएगी तो बेटा क्या हो जाएगी? प्लस की, तो x की वैल्यू -4 प्लस का 9y होल डिवाइडेड बाय 11। आपको पता है ना कैसे आई है? माइनस का 9y था, इधर जाएगा तो प्लस का 9y, 4 नेगेटिव ऑलरेडी था तो हमने 4 को नेगेटिव ले लिया और 11 मल्टीप्लाई में इधर आए तो डिवाइड में हो जाएगा। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अगेन वही लाइन, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। पुट कर देते हैं 6x की वैल्यू -4 प्लस 9y होल डिवाइडेड बाय 11 माइनस का 5y इज इक्वल टू -3। ठीक है,
और 11 तो कटेगा नहीं, तो अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो 6 4 जा 24 प्लस 9 6 जा या 6 9 जा कितना होता है 54 ऑफ y होल डिवाइडेड बाय, अब इसके डिनोमिनेटर में तो कुछ भी नहीं है 1 है, तो यहाँ से ये जब नंबर आ जाएगा तो एलसीएम भी लेना पड़ेगा अपने को, तो मैं डायरेक्ट ले लेती हूँ, है ना। तो यहाँ से मेरे पास में कितना आएगा 11 5 जा 55 बाय 11 इज इक्वल टू इधर चल रहा मेरे पास में -3 है ना, -3 चल रहा था ना बेटा, हाँ क्योंकि 18 को गुड कर लिखा है। अब मेरे पास में क्या क्या बचेगा जरा बताओ मेरे को, 11 का मल्टीप्लाई 3 में कर दो तो यहाँ तो माइनस का 24 चलेगा था, 55 में से 54 गए तो कितना बचेगा ओनली 1, दैट इज बचेगा y, पर बड़ा नंबर नेगेटिव तो माइनस का y इज इक्वल टू 11 का मल्टीप्लाई 3 में तो माइनस का 33 है ना। तो हमारे पास में एक्चुअल में वैल्यू क्या बन गई y की वैल्यू बन जाएगी मेरे पास में माइनस का y इज इक्वल टू -33 प्लस का 24, क्योंकि ये पूरी वैल्यू इधर आ जाएगी मेरे पास में, तो कितनी वैल्यूज आ जाएगी मेरे पास में इसकी, यहाँ लिख देंगे है ना, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास में 24 में से 33 है तो कितना बचेगा मेरे पास में 9 बच जाएगा मेरे पास में, और वो भी माइनस का 9 बचेगा, तो माइनस और माइनस कैंसिल होकर प्लस का 9, तो मेरे पास में कितना बन जाएगा ये y इज इक्वल टू 9 है ना, ये बचेगा ठीक है। और क्या x आ गया y आ गया मेरे पास में, अब y आ गया तो हम निकाल लेते हैं x को भी, तो x कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पर रख दे, 9 9 से कितना हो गया हमारे पास में 9 9 से हो गया 81 में से 4 माइनस कर दो तो कितना बच जाएगा हमारे पास में 77 है ना, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 77 बाय 11, और ये कट करेंगे तो कितनी वैल्यू आ गई 7, तो x कितना बना हमारे पास में 7, पता चला ना कहाँ रखा, y को उठा के मैंने यहाँ रखा बेटा, तो क्योंकि x की वैल्यू यही है, तो 9 9 से कितना बना 81 प्लस का था 4 माइनस का था, तो 81 में से 4 माइनस करो तो 11 में से 4 गया तो कितना बचना है अपने पास में 7 ही बचना है, 7 बचना, और यहाँ से तो ये 7 ही बचे क्योंकि कैरी दिया था 77, अभी 77 के डिनोमिनेटर में भी तो 11 था तो इसको कट किया तो x कितना आया 7 आया। अब अगर एक बार मैं इसको यहाँ पर वेरीफाई करूँ, इस क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग अगर मैं वेरीफाई करूँ तो मेरे पास में जो फ्रैक्शन बना वो कितना बना बेटा 7/9 की इंफॉर्मेशन बनी। अब एक बार हम हमारा जो भी कंसेप्ट लगाते हैं है ना वेरीफाई करने वाला वैसे बना लें, तो देखो अगर मैं 2 को ऐड कर दूं 7/9 में अगर मैं 2 को ऐड कर दूं तो 2 ऊपर 2 नीचे, तो ये बन गया 7 + 2 9 और 9 + 2 11, यस वेरीफाइड हो गया। और ऐसे ही 7/9 में अगर मैं 3 को ऐड कर देती हूँ दोनों तरफ तो 7 + 3 और 7 + 3, तो 7 और 3 8 10 और 9 और 3 12, अगर ये दोनों 2 की टेबल में आते हैं तो अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो कितना बन जाना चाहिए 5 टाइम्स आता है, 6 टाइम्स आता है, आ गया वेरीफाइड हो गया है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस को करना है बेटा, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का, तो ये याद रखना हमारे पास में है ना। और अगर ऐसे कुछ क्वेश्चन हो तो इनको वेरीफाइड भी कर लेना, आपको समझ में आ जाएगी क्या क्या चीजें हैं ठीक। इस क्वेश्चन को आप लगाना, इसको पोज करना, बार बार देखना इसको कि कहाँ हमने कैसे कैलकुलेशन किया है और कैसी कैसी इंफॉर्मेशन दे रखी थी जिससे हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया और कहाँ कहाँ इंफॉर्मेशन हमारे लिए हेल्पफुल रहती है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं बार बार एक चीज रिपीट कर रही हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन अच्छे मार्क्स में आते हैं, या तो 4 या तो 5 सॉरी या तो 3 या तो 5 मार्क के क्वेश्चन आते हैं ना। इवन एमपी बोर्ड में भी 4 मार्क के क्वेश्चन बनते हैं बेटा है ना, स्टेट बोर्ड के एग्जाम में भी 4 मार्क का क्वेश्चन देखा गया है, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन में भी यही है। तो याद रखना ये टाइप एक हमारे पास क्वेश्चन का टाइप है जिसको आपको करना ही है ठीक है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं ठीक है। क्वेश्चन किस पे बेस्ड है, किस पे बेस्ड है, एज बेस्ड क्वेश्चन है। ये टाइप्स ऑफ क्वेश्चन चल रहे हैं हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम, जो इसमें हर एक क्वेश्चन एक टाइप है। पहला वाला क्वेश्चन फ्रैक्शन बेस्ड था, अब ये जो क्वेश्चन आया है किस पे बेस्ड है, एज बेस्ड है, एज पे बेस्ड क्वेश्चन है। अच्छा सुनो, देखो मैं आपसे बोल रही हूँ, मैं आपको बोलूँ कि अगर आपके आज जो भी एज होगी, एक एज वाले कंसेप्ट को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा मैं किस पे बात कर रही हूँ। तो मैं एज की बात कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं एज।
एज हमेशा लेट करो, जब भी आप एज वाले क्वेश्चन को कर रहे होते हो तो एज जब भी आप लेट करोगे हमेशा प्रेजेंट एज मानोगे। क्या मानोगे बेटा? प्रेजेंट एज मानोगे। क्यों मानोगे प्रेजेंट एज? क्योंकि अगर आपको आज की एज पता है तो आज से 5 साल पहले, 10 साल बाद जितनी भी एज होगी आप उसको काउंट कर सकते हैं, है ना। अगर मैं मान लिया किसी एक बच्चे की हम प्रेजेंट एज बात करें कि किसी भी एक बच्चे की प्रेजेंट एज 10 साल है, क्या है उसकी प्रेजेंट एज 10 साल है, तो मुझे बताओ कि 5 साल पहले उसकी एज कितनी होगी। तो आप क्या करोगे, उसकी जो भी एज होगी उसमें 5 साल माइनस कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि 5 साल बाद वो कितने का होगा। मैं बात करूं, आप बताओ कि इसमें 25 साल बाद उसकी एज कितनी होगी, आफ्टर 25 ईयर्स उसकी कितनी एज होगी। तो तुम क्या करोगे, इन दोनों नंबर को ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, आप बोलोगे 35 ईयर का वो पर्सन हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से क्या समझ में आया बेटा? यहाँ से समझ में आया कि जब भी आप कोई भी एज के बारे में बात कर रहे होते हैं तो यहाँ एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे रखी होती है कि आप किस टाइम पीरियड की बात कर रहे हो, है ना। यहाँ पर क्या लग रहा है बेटा, एक टाइम पीरियड। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यही आता है अगर आप प्रेजेंट एज को लेके काम कर रहे होते हो तो फिर क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा, है ना, क्योंकि सिर्फ आज ही की इंफॉर्मेशन पे काम कर रहे होते हो। पर आपको क्वेश्चन में हमेशा देगा 5 ईयर अगो, 3 ईयर अगो, 2 ईयर अगो। ये अगो वाले मतलब प्रीवियस, आप जो भी आज की एज मानी है उसमें उतने साल पीछे चले जाना। अगर आपसे आफ्टर पूछ रहा है कि 5 साल के बाद, आफ्टर 5 ईयर्स, आफ्टर 10 ईयर्स, तो आपकी जो भी प्रेजेंट एज है उसमें आप क्या करोगे, 10 को या जो भी गिवन इंफॉर्मेशन है उतना ऐड कर देना, ठीक है। तो अब मैं वापस आपके क्वेश्चंस पे आ रही हूँ। ध्यान रखना, मैं जो इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ उसके रिगार्डिंग काम करना है। ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं अपन। 5 years hence, what is the meaning of hence? After. hence मतलब बाद में ना, 5 साल बाद। तो एक इंफॉर्मेशन पता चलेगी ना, 5 साल के बाद एज ऑफ जेकब विल बी 3 टाइम्स। देखो उसने बोल दिया विल बी होगी, विल किसमें लगता है, इंग्लिश भी आ गई यहाँ पर। तो विल क्या लगता है हमारे पास में, फ्यूचर के लिए लगता है। तो फ्यूचर में क्या बोला उसने कि 5 साल के बाद जो जेकब की एज होगी कितनी होगी, 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। उसके बेटे की जो भी एज है उसका कितना गुना हो जाएगी, 3 गुना हो जाएगी वो, ठीक। फर्स्ट इंफॉर्मेशन यहाँ से आ गई। दूसरी 5 years अगो, ये छोटी छोटी इंफॉर्मेशन हमारे पास एज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसको नेग्लेक्ट मत करना, यही तो पूरा क्वेश्चन बनाएंगी, है ना। जेकब्स एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस। तो आपको प्रेजेंट एज तो पता ही, मैंने जो बोला था वैसे ही काम करना है। तो लेट द प्रेजेंट, दोनों की प्रेजेंट एज निकालेंगे, प्रेजेंट एज ऑफ जेकब बी एक्स। अब ईयर में है तो भैया एज निकाल तो ईयर्स में निकालना पड़ेगा, है ना। एंड उसके सन की मान लो हीज सन बी वाई इयर्स, एक ही में लिख देते हैं हम, ठीक है। तो हमने क्या माना कि जेकब की एज जो भी है आज की प्रेजेंट एज उसकी एक्स ईयर की है और उसका बेटा कितने साल का है, वाई इयर्स का है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाओ अब आप, ठीक है। क्या आ जाएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 5 साल बाद। क्या बोला उसने, हेंस, हेंस मतलब आफ्टर। तो 5 years अगो, पहले तो इनके 5 साल की एज निकालो, 5 साल बाद ये कितने के हो जाएंगे। तो मैं क्या करूंगी, ये जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है आपने एक्स में, इसमें भी 5 को ऐड कर दूंगी। तो बेटा भी तो 5 साल बढ़ेगा ना बेटा, वो ग्रुप थोड़ी जाएगा, हर साल उसका भी तो बर्थडे बनेगा, वो भी तो बढ़ेगा ना। तो नहीं तो पता चले तुम लोग तो इनका बर्थडे नहीं बनाओगे, है ना। तो यहाँ से इन लोगों की एज बढ़ती जाएगी। अब जितना आप बोल रहे हो, अगर बात की बात है तो दोनों की एज बढ़ेगी, कितना कितना साल का बढ़ेगा, तो दोनों की एज में 5 years प्लस होंगे, ठीक है। तो 5 साल के बाद जो जेकब की एज होगी, ये रहेगी जेकब की एज, एक्स वाला जेकब विल बी ऑलवेज गिव्स अस इक्वल साइन, है ना। विल बी क्या देता है, इक्वल का साइन। ये किसके बराबर हो जाएगी बेटा, 3 टाइम्स दैट ऑफ जेकब, जो उसका बेटा है, जेकब का बेटा है ना, उसका बेटा जितना भी उस साल हो रहा होगा, कितने साल का है वो भी, y + 5 years है, 5 साल बाद। तो अपने बेटे की 3 गुना वो खुद हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से एक इक्वेशन बन जाएगी कि आपकी कि x
प्लस 5 इज इक्वल टू 3y प्लस 15, है ना। तो यहाँ से देखो 3y प्लस का रूट क्या आएगा, तो माइनस का हो जाएगा, 5 उधर जाएगा नेगेटिव, तो प्लस 15 माइनस 5 बचेगा 10, इक्वेशन नंबर 1। आया समझ में मैंने क्या किया। अभी मैं जब इसको वेरीफाई करके बताऊंगी तभी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक। दूसरा 5 years अगो, तो भैया दोनों की एज में 5 साल तो माइनस करना पड़ेंगे, है ना। 5 साल क्या करने पड़ेंगे, माइनस। तो जेकब की एज वॉज, विल, इज, ये सब क्या देते हैं, इक्वल का साइन तो मैंने लगा दिया। ये वॉज 7 टाइम्स कितना हो जाएगा अपने बेटे का, 7 टाइम्स हो जाएगा, ठीक। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 7 बाई माइनस का 35, 7 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा बेटा, 5 उधर जाएगा तो यहाँ से बचा माइनस का 30, ठीक। इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2, अगर आप चाहते हैं सब्स्टिट्यूशन की जगह एलिमिनेशन लगाते तो ज्यादा आसानी से क्वेश्चन होते हैं, बट अभी हमको वर्ड प्रॉब्लम में बोला कि नहीं भैया आप ऐसे करो, जो भी जैसा भी दे रखा अपन कर लेते हैं। आपको अभी मैंने एलिमिनेशन नहीं बताई है, जब आप एलिमिनेशन में बता दूंगी तो आप सेम क्वेश्चन को एलिमिनेशन से भी करके देखना सारे, क्योंकि ये इक्वेशंस को इजीली सॉल्व कर देगा, है ना। चलो तो कर ले क्वेश्चन नंबर 1। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 आपके पास में x की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 10 प्लस 3y आएगी, इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 3। सब्स्टिट्यूट कर दो वही वैल्यू को, है ना। इक्वेशन नंबर 3 को पुट कर देते हैं अपन, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो यहाँ पर बना 10 प्लस 3y, x की जगह तो अपन ने ये लिखा, बाहर चल रहा है माइनस का 7y इज इक्वल टू माइनस का 30, ठीक है। अब यहाँ से 10y, ये प्लस माइनस डायरेक्ट कर दो माइनस, तो 7 में से 3 गया तो 4y इज इक्वल टू कितना बना, माइनस का 30। अब नंबर इधर है, नंबर आएगा उठ के तो ये प्लस हो जाएगा बेटा, 4y इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, तो 30 और 10 कितना हो गया टोटल, 30 और 10, ये सारी स्टेप शो कर देना, ये हो गया 40 इज इक्वल टू 4y, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। y कौन था, y कौन था बेटा, ये उनका बेटा था, है ना। तो अगर y 10 इयर्स का है तो x कितना आ जाएगा बेटा, जेकब के पापा कितने साल के होंगे, यहाँ पर इक्वेशन में पुट कर दे, तो ये कितना हो जाएगा 10 है, तो 10 3 जा 30, 30 प्लस 10 कितना हो गया 40 इयर्स के उसके पापा जी हो गए, ठीक है। तो जेकब की एज हमारे पास में कितनी हो गई, जेकब की एज हमारे पास में 40 इयर्स हो गई है, 40 इयर्स हो गई है, और सन की एज कितनी हो गई बेटा, 10 इयर्स हो चुके हैं हमारे पास में। एज वाले क्वेश्चन में वेरिफिकेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो क्या बोला, 5 साल के बाद, 5 साल के बाद चेकअप कितने का हो जाएगा, 45 का हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 10 साल बाद 15 का हो जाएगा। आपने क्या बोला था कि जेकब जो भी होगा अपने बेटे के 3 गुना के बराबर होगा, तो इसका मल्टीप्लाई 3 भी कर दोगे तो 15 3 सा 45 होता है, इक्वल हो गए दोनों, यस वेरीफाइड। दूसरा क्या बोला था, 5 साल पहले, तो दोनों की एज से 5 साल माइनस करो, तो यहाँ से बचा बेटा 35, यहाँ से बचा 5। आपने बोला था कि जो भी उस टाइम पे उसकी एज होगी उसके बेटे की, उसका 7 टाइम्स के बराबर होगा, तो देखो 7 टाइम्स के बराबर हो गया, तो दोनों वेरीफाइड हो गई। तो ये हमारे पास में छोटी छोटी ट्रिक्स होती है बेटा, जहां से आप क्वेश्चन को ये भी देख सकते हो कि आंसर निकालो तो सही है या नहीं है। कई बार मेरे पास में बच्चे जैसे आते हैं ऑफलाइन क्लासेस में, तो वो ये बोलते हैं कि मैम हमने आंसर तो फाइंड कर लिया पर पता ही नहीं है सही है कि गलत है ना, कैसे चेक करें, तो ऐसे चेक कर सकते हो, रिटर्न में क्वेश्चन में आपने जो वेरिएबल माने थे उनमें रख दो, आंसर हो जाना। तो अब अपन स्टार्ट करें बेटा एलिमिनेशन मेथड, है ना। हमारे पास में अब जो अलजेब्रिक मेथड का सेकंड पार्ट होता है दैट इज एलिमिनेशन मेथड, उसको स्टार्ट कर रहे हैं अपन। तो एलिमिनेशन में क्या होता है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था सब्स्टिट्यूशन मेथड में, सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, एक वेरिएबल को रिप्लेस कर देना दूसरे वेरिएबल के बिहाफ पे, है ना। जैसे हमने x को रिप्लेस कर दिया था y में, है ना, हमने इक्वेशन ऐसे बनाई थी, तो जहां जहां x था वहां वहां हमने y को लिख दिया था, वैसे y के फॉर्मेट में लिख के आए थे। तो इसे एलिमिनेशन क्या होता है बेटा, तो आई होप आप लोगों ने सभी ने रियलिटी शोज कभी ना कभी तो देखे होंगे, बहुत सारे रियलिटी शोज आते हैं, जैसे डांसिंग आता है, सिंगिंग आता है, वहां कंटेस्टेंट आते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, और उन पार्टिसिपेट्स में से कोई ना कोई एक जीतता है, तो बाकी सब का क्या, बाकी सब धीरे धीरे एलिमिनेट होते हैं।
है ना। एलिमिनेट का मतलब क्या होता है बेटा, रिमूव करना होता है, मतलब जो भी वेरिएबल्स होते हैं उनको हम क्या करते हैं यहाँ पर रिमूव करते हैं धीरे धीरे, तो वो एलिमिनेशन कहलाता है हमारे लिए। अब एलिमिनेशन करते कैसे बेटा, तो यहाँ पर या तो x वेरिएबल को x वेरिएबल की कोफिशिएंट को सेम करके हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, या फिर y के, तो मैं दोनों के अकॉर्डिंग बताती हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैं कुछ आपको नई वो नहीं लेके आती हूँ, यहाँ पर मैं आपके लिए कुछ नया क्वेश्चन नहीं लेके आती हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था प्रीवियसली जो भी आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया था, मैं एक क्वेश्चन वहीं से कहीं से उठा लेती हूँ, है ना। तो देखो अपन वहां से कर लेते हैं जेकब वाला। चलो जेकब वाले क्वेश्चंस को ले लेते हैं हमारे पास में। पहली इक्वेशन आपने क्या ली थी, पहली इक्वेशन यहाँ से बनी थी x - 3y = 10, तो हम यहाँ लिख लेते हैं x - 3y = 10, है ना। और दूसरी इक्वेशन क्या बनाई थी अपन ने, x - 7y = 30, x - 7y = -30, है ना। ये दो इक्वेशन थी अपने पास में, हमने यहाँ पर लिख ली थी उनको, x - 7y = -30 और x - 3y = 10, ये दो इक्वेशन है। अब इन दो इक्वेशन में आपको करना क्या है बेटा, तो मुझे यहाँ पर x और y की वैल्यू फाइंड करना है। मैंने आप लोगों को क्या बताया, एलिमिनेट करना होता है किसी भी एक वेरिएबल को, तो हम लेट करते हैं कि हम यहाँ पर x को एलिमिनेट करते हैं। क्यों x को, क्योंकि देखो दोनों का कोफिशिएंट सेम है, यहाँ पर इसका भी कोफिशिएंट 1 है और इसका भी कोफिशिएंट 1 है, तो अगर मैं इन दोनों को ऐड ना करके माइनस कर दूं तो दोनों अपोजिट हो जाएंगे, तो यहाँ पर माइनस करो, तो माइनस करेंगे तो पूरी इक्वेशन के साइन बदल जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा बेटा, ये प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ करना ही नहीं पड़ा, वेरिएबल फर्स्ट के सेम थे। तो अब यहाँ से इसको कट कर दो, तो x से x कट हो जाएगा, प्लस 7y में से माइनस करो 3y को, तो प्लस का 4y बचेगा, है ना। और 30 में से 30 को प्लस कर दो प्लस 10 से, तो कितना बन जाएगा बेटा 40, तो y = कितना हो गया 10, डायरेक्ट आ गया, है ना। सब्स्टिट्यूशन में अपन ने सब्स्टिट्यूशन में अपन ने बहुत लंबी प्रोसेस किया था, एलिमिनेशन में तो 2 स्टेप पे काम आ गया, तो एलिमिनेशन इसलिए हमारे लिए थोड़ा आसान भी हो जाती है, ठीक। ऐसे ही अगर मैं x को छोड़ के y को करूँ, तो मैम आपने तो ऐसा कर लिया, तो मैं अगर y को लेके करना चाहूँ तो देखो y के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि इसको करना कैसे होता है। हमारे पास में ये एक इक्वेशन दे रखी थी, दूसरी इक्वेशन आपके पास में ये दे रखी है। अब क्या करोगे, तो बेटा पहले तो दोनों के y के कोएफिशिएंट इक्वल करो। क्या करोगे, पहले y के कोएफिशिएंट इक्वल करो। अब मैं x से नहीं करवा रही हूँ, अब मैं क्या करवा रही हूँ, y से लेके सॉल्व करवा रही हूँ। तो अगर मुझे y के कोएफिशिएंट को इक्वल करना पड़ेगा, तो यहाँ का कोएफिशिएंट क्या है बेटा 7, इसको अलग से लिख लो, और इधर का कोएफिशिएंट क्या है 3, तो हमारे पास 7 और 3 का एलसीएम ले लो। क्या लेना पड़ेगा, 7 और 3 का एलसीएम, तो इनका एलसीएम तो बना 21, मतलब ऐसा नंबर जो दोनों के टेबल में आ जाए, तो दोनों के टेबल में 21 आ रहा है। अब इसको 21 बनाओ, तो 21 बनाने के लिए इसको इसे ब्रैकेट में रखते हैं, और 21 बनाने के लिए अपन इसका किससे मल्टीप्लाई करते हैं 7 से, और इस पूरी इक्वेशन का मल्टीप्लाई किससे कर देते हैं बेटा 3 से। कभी कभी थोड़ा सा आसान बनाने के लिए करूं, तो एक काम करो 7 का ऊपर वाले में कर दो और 3 का नीचे में कर दो, तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो देखो यहाँ से क्या बन जाएगा 7x माइनस का 21y = 70, ठीक है, और नीचे में अगर हम करेंगे तो 3x माइनस का 21y = माइनस का 90। अब देखो दोनों वेरिएबलों का सेम है ना, वेरिएबल के कोएफिशिएंट सेम हो गए। अब कोएफिशिएंट तो सेम है बट साइन अपोजिट करना है। अगर प्लस माइनस होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, पर यहाँ नहीं है तो हम करेंगे, हम क्या करेंगे, हम सबके साइन चेंज कर देते हैं, मतलब माइनस कर देते हैं ना, तो ये नेगेटिव हो जाएगा बेटा। ये नेगेटिव नीचे वाले नंबर को देखते हैं अपन, नीचे वाले साइन को देखते हैं, तो एक पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव है तो क्या बन जाएगा ये पॉजिटिव, और ये भी नेगेटिव है तो क्या बन जाएगा ये पॉजिटिव। अब ये 21 से 21 तो कैंसिल हो गया, 7 में से 3 गया तो कितना बचेगा बेटा 4x, और 90 में प्लस कर दो 70 तो बचेगा 160। तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास में, यहाँ से आ गई मेरे पास में 4040। आगे समझ में कैसे आया, तो x भी निकाल लिया मैंने और y भी निकाल लिया हमने। अब ये x वाली कंसेप्ट ऐसे नहीं कि दो बार लगाना है इसको, है ना, ये तो मैंने आपको दो तरीके से बताया है, ऐसे मत करना बेटा।
ये तो एक मेथड है, जैसे अगर आप सिर्फ x को वेरिएबल को करते तो मैं इसको आगे बता रही हूँ, y एडेड 10। अब दोनों में से किसी एक इक्वेशन में इस y को पुट कर दो, तो मैंने बोल दिया मैंने x को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया, तो y 3 जा मतलब 3 10 जा 30, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आती है बेटा 40। ये आंसर हो गया इसका पूरा, ठीक है, ये यहाँ से सॉल्व हो गया। अगर मैं ऐसे करती तो x मेरे पास 40, x 40 आया। अब इस x 40 से अगर मुझे y निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगी बेटा, तो मैं ऊपर वाली कोई भी जो हमारे पास पुरानी वाली इक्वेशन थी हम उसी में पुट करके देखते हैं। तो x 40 है तो यहाँ से कितना बचा 4 बेटा 40 माइनस का 3y इज इक्वल टू बना 10, तो y उधर जाएगा तो वो प्लस का हो जाएगा और 10 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो अब 40 में से 10 गया बचा 30, 3y, तो y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 10 आ गई। तो ऐसे करना बेटा है ना, यहाँ से क्या हो गया, अगर आप किसी एक वेरिएबल को कर रहे हैं तो दूसरे में दूसरा फाइंड करने के लिए किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। जरूरी नहीं है कि इन्हीं दोनों में जब आपने वेरिएबल सेम किए थे, कोफिशिएंट सेम किए थे वेरिएबल्स के, तो यहाँ पुट करो, जरूरी नहीं है। आपके पास में जो ओरिजिनल थी ना, आप उसमें भी इक्वेशन में पुट करके आंसर फाइनल ला सकते हो। या तो फिर आप ये देख लो कि अगर मेरे पास में कोफिशिएंट 1 1 है तो सबसे इजी होता है हमारे पास में एलिमिनेशन करना, है ना। तो चलो ये समझ में आया आप लोगों को। अब मैं और थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करवा देती हूँ इन्हीं क्वेश्चन पे। देखो कुछ क्वेश्चन अपने पास में है, तो उन्होंने बोला है, हमारे पास एनसीईआरटी में बोला है कि एलिमिनेशन से भी करो और सब्स्टिट्यूशन से भी करो। तो सब्स्टिट्यूशन से आप करेंगे, एलिमिनेशन से मैं करती हूँ, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन क्या दे रखी है बेटा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, और सेकंड क्या दे रखी है आपके पास में 2x माइनस का 2y इज इक्वल टू। अब क्या करोगे, तो देखो हम क्या करते हैं, मैं इन दोनों को बजाय इन दोनों वेरिएबल्स के कोफिशिएंट को सेव कर लेती हूँ। क्यों, थोड़ा सा दिमाग चलाना बेटा कि ये प्लस और ये माइनस डायरेक्ट कट हो जाएंगे, मुझे साइन चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ लिख देना, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। 4 और 2 के कोफिशिएंट को सेव करना, तो ये तो 4 और 2 की टेबल में 4 आता है, तो क्या मैं इक्वेशन नंबर 2 में 4 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 4 4 हो जाएगा, है ना। तो देखो यहाँ पर यहाँ लिख देना मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन नंबर 2, है ना। तो हमारे पास में वेरिएबल्स हैं, ऊपर में तो कुछ नहीं किया आपने, एक इक्वेशन तो एज इट इज चली थी, दूसरे में 2 का मल्टीप्लाई किया, तो 2 का जब यहाँ से लेके यहाँ तक मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 जा 4x हो गया, ये हो गया माइनस का 4y इज इक्वल टू ये हो गया 4, सीधा ऐड कर दो, तो ये दोनों कैंसल, 4 और 7 कितना हो गया, सॉरी 4 और 3 कितना हो गया 7x इज इक्वल टू 14, तो x कितना आ गया बेटा 2 आ गया, x कितना आ गया 2, और अगर x 2 आ गया तो दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, y आ जाएगा। मैं इसमें पुट करती हूँ, तो 3 2 तो 6 हो गया, प्लस 4y इज इक्वल टू 10, तो 4y यहाँ से 10 इधर माइनस किया तो 4 बचा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 1, ये आंसर। तो एलिमिनेशन सबसे इजी हो जाता है एक तरीके से, क्योंकि सब्स्टिट्यूट नहीं करना पड़ता, सिर्फ हमको ये देखना है कि किसके कोफिशिएंट हम सेम कर सकते हैं। जब आप कोफिशिएंट को सेम कर लेते हैं तो हमें सॉल्व करना आसान हो जाता है, ठीक। अगर इस टाइप के क्वेश्चन होंगे तो बेटा याद रखना, कभी भी अगर x और y दैट इज पैरामीडियल इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में अगर ये फ्रैक्शन दिखे तो इस फ्रैक्शन को हटा लो सबसे पहले, है ना, सिंपल वैल्यूज कर लो। तो सिंपल वैल्यू करने के लिए अपने को इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। अब 2 और 3 किसकी कॉमन, इन 2 और 3 में कॉमन नंबर क्या है, एलसीएम का मतलब क्या होता है, देखो एलसीएम का मतलब होता है वो नंबर फाइंड करो जो इन दोनों के टेबल में आता है ना, वो छोटे से छोटा नंबर बताओ जो इन दोनों के टेबल में आता है ना। तो 2 और 3 दोनों की कॉमन टेबल, दोनों के टेबल में कौन सा नंबर कॉमन है 6 दोनों के टेबल में आता है। तो मैम 12 भी तो आता है, पर मैंने बोला छोटे से छोटा नंबर लेना है बेटा, तो कितना आ रहा है 6, तो एलसीएम कितना बनेगा बेटा, एलसीएम तो बन रहा है मेरे पास में 6। अब उठा के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 एग्जा 3x प्लस 2 2 जा 4y इज इक्वल टू -1। ये 6 को उठा के उधर लेके जाओ, तो 6 को उठा के जब मैं उधर लेके गई तो मेरे पास में इक्वेशन क्या बन जाएगी बेटा 3x प्लस का 4y इज इक्वल टू
माइनस का 6। एक इक्वेशन। अब यहां से देखो, यहां पर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है 1, तो एलसीएम कितना बना, इन दोनों का एलसीएम कितना बना 3। अब 3 को उठा के इससे मल्टीप्लाई करो तो यहां से बन जाएगा मेरे पास में 3 का x, और 1 का उठा के y से मल्टीप्लाई करो तो -1 y जा 1, और एक ये 3 है तो 3 को उठा के इस 3 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ मैं, तो 3 3 जा कितना बना 9। आया समझ में हमने क्या किया बेटा? तो कुछ इस तरीके से आप कैलकुलेशन यहाँ पर डायरेक्टली कर सकते हो। ठीक, अब क्या दिख रहा है? x के कोफिशिएंट इक्वल दिख रहा है क्या? x के कोफिशिएंट इक्वल दिख रहे हैं तो क्या मैं साइन चेंज कर दूं सबके? तो देखो यहां से साइन चेंज किया तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। इनका ध्यान रखना बेटा कि जब भी अगर हमारे पास में सेम कोफिशिएंट होंगे, x वेरिएबल का या y वेरिएबल का सेम कोफिशिएंट होंगे और सेम साइन के साथ होंगे, तो आप नीचे वाली इक्वेशन के सभी के साइन बदल दो। ठीक है, अगर यहाँ पर इसके जैसे आपके ऑलरेडी माइनस हो तो कुछ भी मत करना, डायरेक्ट ऐड करना, ऐड कर रहे होते हैं। और यहाँ हम क्या कर रहे होते हैं बेटा, अगर हमारे पास सेम साइन हो तो फिर माइनस कर दो, है ना, सब्ट्रैक्ट कर दो। तो ये सेकंड से 4x में प्लस कर रहे हैं y को, तो कितने y हो गए बेटा 5y, और 9 में 6 को प्लस किया तो 15 बना, प्लस माइनस का बना, है ना, क्योंकि दोनों ही नेगेटिव वाली टर्म्स है। तो y कितना आ गया मेरे पास में, y आ गया माइनस का 3। ठीक, अब y अगर माइनस का 3 आ गया तो x कितना है, किसी में भी पुट कर दो, मैं यहाँ पे पुट कर दूं तो 3x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा, ये सेकंड इक्वेशन पर पुट कर लो, है ना, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 9 इज इक्वल टू 9, तो 3x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये माइनस का 9 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 18। x कितना है हमारे पास में 6। चाहो तो वेरीफाई करके देख लो कि x/2 दैट इज हमारे पास में बना 3, और ये कितना बनेगा 3 से 3 कट हो जाएगा तो ये बनेगा माइनस का 2 प्लस सॉरी 2 2 4, 3 में से 4 गया तो बनेगा माइनस का। वेरीफाइड हो गया हमारे पास में। तो समझ में आया बेटा क्या करना है, कुछ नहीं करना है, वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट को इक्वल करो। अगर ये कोएफिशिएंट सेम साइन के होंगे तो दोनों इक्वेशन को माइनस कर दो। माइनस कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, तो नीचे जो हमारे पास में इक्वेशन दे रखी है उन सब के ऑपोजिट साइन लिख लो। ठीक है, ऑपोजिट साइन हम लिख लेंगे और सॉल्व कर लेंगे, हमारे पास में एक इक्वेशन आ जाएगी। अगर सेम नहीं हो तो क्या करेंगे, अगर ये वेरिएबल सेम नहीं है तो फिर हम उनका एलसीएम लेंगे, ऐसा नंबर ढूंढेंगे जो दोनों के टेबल में आता होगा, एंड देन फिर उस नंबर को हम सॉल्व कर लेंगे। आया समझ में, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो इसको अच्छे से करना बेटा, सारे क्वेश्चंस करना, फिर जो भी डाउट आए आप मुझसे पूछ सकते हो। अच्छा, अब जो आपके पास में प्रॉब्लम्स दे रखी है मुझे एलिमिनेशन से सॉल्व करनी थी। अभी तक वर्ड प्रॉब्लम हमने किससे किया था, सब्स्टिट्यूशन से, अब हम कर रहे हैं एलिमिनेशन से। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन क्या बोल रखा है हमारे पास में, अगेन फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो लेट द फ्रैक्शन बी, लेट द फ्रैक्शन बी, क्या मानोगे आप उसको, अभी बताया था ना, क्या मानना है, x अपॉन में y, जहां x क्या है बेटा, न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन एंड y इज द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन। ठीक, तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रखा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है, इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर, तो लिखते चले x और y है, अगर आप 1 को ऐड कर रहे हो न्यूमरेटर में उस फ्रैक्शन के और सब्ट्रैक्ट कर रहे हो फ्रॉम द डिनोमिनेटर, तो आपको पता है ना फ्रॉम जो होता है, फ्रॉम के बाद वाले जो भी डिजिट होते हैं उसको पहले लिखते हैं और 1 बाद में लिखते हैं। तो y पहले लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर y है पहले लिखा है, उसमें से अगर मैं माइनस कर दूं 1 को तो फ्रैक्शन कितने हो जाते हैं, रिड्यूस टू 1 कितनी हो जाती है बेटा, 1 हो जाती है हमारे पास में। तो पहले फिर से x और y में इक्वेशन बना लो, तो देखो इसको उठा के सीधा इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू y माइनस 1, तो इस x प्लस का y इधर आएगा माइनस का, ये प्लस का 1 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और माइनस 1 माइनस 2 हो जाएगा हमारे पास। इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट क्या बोल रखा है, इफ इट बिकम्स 1/2, ये 1/2 है ना, इसको यहाँ से 1/2 लिखना, इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली एड 1 टू द न्यूमरेटर, सॉरी डिनोमिनेटर, है ना। तो नेक्स्ट क्या इंफॉर्मेशन दे रखी बेटा कि x बाय y हमारे पास में ये बन जाती है 1/2, अगर आप सिर्फ और सिर्फ ओनली
1 को ऐड कर दो कहाँ पर, आपके डिनोमिनेटर में। ठीक है, अगर 1 को डिनोमिनेटर में ऐड कर दिया तो हमारे पास में फ्रैक्शन कितनी बन जाती है, 1/2 बन जाती है। तो बस क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 उठ के इसके पास जाएगा तो 2x हो जाएगा क्या, इज इक्वल टू y प्लस 1 को मल्टीप्लाई करोगे 1 से तो पूरा इज इट इज हमें y प्लस 1, तो ये कितना बना 2x माइनस y इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 2। अब ये जो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है इनको एक साथ लिख लोगे, तो यहाँ से लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस y इज इक्वल टू -2 चल रहा है बेटा, और 2x माइनस का y इज इक्वल टू 1 चल रहा है। तो x का कोफिशिएंट तो डिफरेंट है पर y तो सेम है, दोनों के कोफिशिएंट 1 है और सेम साइन है, तो मुझे साइन बदलना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगी, इसको माइनस कर देती हूँ, इसको प्लस कर देती हूँ, इसको माइनस कर देती हूँ। ठीक, प्लस माइनस तो कैंसिल हो गया, 2x में से एक x गया तो माइनस का x बचेगा बेटा, यहाँ से माइनस माइनस हो गया प्लस बनेगा 3, तो x कितना आ गया बेटा, 3 आ गया। अगर x 3 तो y कितना, तो y निकाल लो बेटा, किसी भी इक्वेशन में y पुट करो, यहाँ पर कर लो बोला, तो यहाँ पर x कितना है 2x, तो 2x मतलब 2 3 6 माइनस का y इज इक्वल टू 1, ये इधर आएगा तो माइनस का 1 इज इक्वल टू y, तो y कितना आ जाएगा बेटा 5 आ जाएगा, है ना। ये तो इक्वेशन में आप कर सकते हैं। तो फ्रैक्शन क्या बन गया, फ्रैक्शन इज बिकम 3/5। भाई अपना वेरिफिकेशन वाला रूल अप्लाई करें, अगर मैं यहाँ पर पहली कंडीशन में इसको +1 दूं, इसको 1 दूं, तो मेरे पास में कितना हो जाएगा बेटा, सॉरी -1 दूं, पहले में क्या करना है अपने को, पहले ऊपर जो न्यूमरेटर है 3/5 लिखा है अपने, फ्रैक्शन आपकी 3/5, अगर न्यूमरेटर में +1 कर रहे हैं, न्यूमरेटर में +1 कर रहे हैं और डिनोमिनेटर में -1 कर रहे हैं, है ना, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 3 और +1 कितना हो गया, ये 2 4, और मेरे पास में 5 में से 1 गया तो ये बना 4 से 4 कर देंगे, आंसर कितना 1 आ गया, वेरीफाइड हो गया। दूसरी कंडीशन भी देख लो, 3/5 है, अगर मैं सिर्फ डिनोमिनेटर में +1 कर दूं तो मेरे पास में 3/6 बनेगा, 3/6 मतलब 1/2, वेरीफाइड हो गया। तो हाँ, तो अगर आपको कभी भी बेटा क्वेश्चंस में डाउट आए ना, या आपको लगे कि मैं कहीं पर भी कुछ गलती कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो आप ना आपके आंसर्स को क्रॉस चेक कर लिया करो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के, आपको पता लग जाएगा कि आपने गलती कहाँ करी है। तो समझ में आया ना बेटा, एलिमिनेशन तो बहुत आसान है, बस प्रैक्टिस पे है, अगर आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस करते हैं तो अच्छी बात है। ठीक, नेक्स्ट एज वाले क्वेश्चन, वापस वही इंपॉर्टेंट है। तो मतलब एक तरीके से हमारे पास फ्रैक्शन को अब यहाँ पर नहीं दे रखा था, जैसे यहाँ तो उन्होंने मेंशन कर रखा है कि आपको एलिमिनेशन से करना है, बट एग्जाम में नहीं ऐसा बोलते कि आपको पर्टिकुलर इसी मेथड से करना है ना, कि आपको वर्ड प्रॉब्लम दे दिया है, आपको एलिमिनेशन ही लगाना है कि सब्स्टिट्यूशन ही लगाना है, कोई वेरीफाई नहीं रहता, मतलब दे नहीं रखा होता है। तो अगर ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन दे दे आपको, है ना, एग्जाम में तो हमेशा डायरेक्टली देगा, तो मेथड मेंशन नहीं करता वो एक्स और वाई को फाइंड करने के लिए, तो वो आप पे डिपेंड करता है बेटा, या तो आप सब्स्टिट्यूशन से करें उसको, या तो एलिमिनेशन से करें, किसी भी से भी करें, आपके आंसर वही आने हैं। ठीक है, अगर मेथड मेंशन कर दे कि बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो फिर आपको सब्स्टिट्यूशन ही अप्लाई करनी है। अगर आपको मेंशन कर दे कि ये क्वेश्चन पर्टिकुलर एलिमिनेशन मेथड से ही करो या ग्राफिकल मेथड से ही करो, तो फिर आपको वही मेथड एप्लीकेबल करनी पड़ेगी। बट अगर सीधा वर्ड प्रॉब्लम दे दें, जैसे ये क्वेश्चन दे दिया मैंने आपको, है ना, और इस क्वेश्चन को बोला कि मुझे फाइंड करके बताओ, तो मैंने आपको कुछ स्पेसिफाई किया क्या कि मुझे किस मेथड से आप सॉल्व करके बताएं, ग्राफिकली कि अलजेब्रिकली, तो आपको नहीं मेंशन कर रखा है तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, तो अभी हमारे पास में इसमें क्वेश्चंस में स्टार्टिंग में दे रखा था कि आपको एलिमिनेशन ही लगाना है, तो अपन एलिमिनेशन से कर रहे हैं, है ना, अदरवाइज आप उसको सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं, कोई भी गलत नहीं होगा, मैं आपको बता चुकी हूँ। जैसे अभी जेकब वाला क्वेश्चन क्या था, तो मैंने सब्स्टिट्यूशन से भी करके बताया और एलिमिनेशन से भी करके बताया, तो जो मेथड आपके लिए सुटेबल है, आपको जो कंफर्टेबल लगती है वो आप कर सकते हैं। ठीक है, चलो, तो अगेन एज वाले क्वेश्चन आ गए। हाउ ओल्ड नूरी एंड सोनू, कितने पुराने, कितने ओल्ड है वो। तो भैया जो भी एज के बारे में आप बात कर रहे हो, तो मैं सबसे पहले तो क्या लेट करूंगी बेटा, लेट द प्रेजेंट एज, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, नूरी की मान लेते हैं भी 1 ईयर,
x ईयर्स की है वो हमारे पास में, एंड सोनू b y ईयर्स। 2 दे रखा है तो हमारे पास में 2 हमने लेट कर लिया। अब क्या बोला, 5 साल पहले, अगो का मतलब पहले है ना, तो दोनों की एज में से 5-5 साल तो कम करने पड़ेंगे अपने को। दोनों की एज के कंपैरिजन कर रहे हो है ना, वॉल्स वगैरह जो भी था हमारे पास, तो 5-5 साल तो दोनों में कम करने पड़ेंगे, क्योंकि 5 साल पहले की बात कर रहे हो, ये तो अभी हाल फिलहाल की उनकी एज है। और मैं आपको बता चुकी हूँ कि एज के क्वेश्चन में हमको एज में से जो भी टाइम पीरियड पूछ रहा होगा जितने साल पहले का उतना माइनस करना पड़ेगा, है ना। तो आप लोग से 5 साल पहले की बात करें तो पहले तो देखो 5 साल पहले दोनों थे कितने साल के, तो नूरी x माइनस 5 ईयर्स की होगी और सोनू y माइनस 5 ईयर्स का होगा, ठीक है। तो नूरी वॉज मतलब इक्वल, है ना, नूरी की एज होगी थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, तो सोनू जितने साल की होगी उसका 3 गुना होगा, 3 गुना मतलब थ्राइस, 3 का मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ से क्या इक्वेशन बनेगी बेटा, x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस का 15। अब वेरिएबल को एक साइड लिख लो, तो प्लस का वेरिएबल उठ के इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस 15 तो यहीं रखा था, उसका साइन नहीं बदलेगा, ये माइनस का 5 उठ के इधर आया तो ये प्लस का 5। तो मेरे पास में x माइनस 3y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 15 में से 5 गया तो कितना बचा, 10। क्यों, क्योंकि प्लस माइनस होता है माइनस, बड़ा नंबर नेगेटिव तो माइनस का हो गया, एक इक्वेशन बन गई। अब आगे क्या बोला, 10 years later, 10 साल बाद, तो 10 साल बाद नूरी में तो 10 साल बढ़ जाएंगे, सोनू भी तो 10 साल बढ़ेगी ना, वही थोड़ी रुकेगी, वो भी तो 10 बार अपना हैप्पी बर्थडे मनाएगी, है ना, तभी तो वो बढ़ेगी, नहीं तो कहाँ रह जाएगी। नूरी विल बी, नूरी की एज इक्वल, विल बी, वॉज, सब कुछ इक्वल का साइन देते हैं, ट्वाइस, दोगुनी हो जाएगी भैया, उससे बड़ी है सोनू से, तो बताओ कितने कितने साल की होगी, तो सॉल्व कर ले पहले तो x प्लस 10y इज इक्वल टू 2y प्लस 20। अब भाई कोफिशिएंट वेरिएबल को अलग अलग लिख लेते हैं बेटा, तो x माइनस का 2y इज इक्वल टू 10 लिख दो डायरेक्टली, है ना, तो तुम कर ही लेना बेटा लोग। बस अब एक आपकी इक्वेशन एक क्या दे रखा है, तो यहाँ से लिख देती हूँ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। अगर मैं 1 और 2 को लूंगी तो 1 क्या है मेरे पास में, x माइनस का 3y इज इक्वल टू माइनस का 10, ये तो फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सेकंड इक्वेशन चल रही है, x माइनस का 2y इज इक्वल टू 10, ये हो गई सेकंड इक्वेशन। y के कोफिशिएंट तो अलग अलग है, x के कोफिशिएंट सेम सेम है, तो मैं और प्लस का साइन सेम साइन हम क्या करते हैं, सबकी साइन बदल देते, तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, आ गया, x से x कैंसिल, 3 में से प्लस करो 2 को, तो 3 प्लस माइनस तो माइनस, 3 में से 2 गया तो माइनस का y बचेगा क्योंकि बड़ा नंबर नेगेटिव, और माइनस माइनस प्लस, तो y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, y आ गया 20। अगर y 20 तो x कितना, यहाँ से कर लो, कोई भी इक्वेशन ले लो, दोनों में से जो आपको कंफर्टेबल लगे। मुझे इक्वेशन नंबर 2 दिखी तो मैं बोले गई थी, तो x कितना हो जाएगा बेटा, ये 2 × 20 दैट इज 40, 40 नेगेटिव इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 10 के पास में जाएगा तो 40 प्लस 10 कितना हो गया, 50, है ना। तो नूरी भैया 50 साल की है और सोनू क्या 20 साल की। वेरीफाइड कर लेंगे एक बार, डाउटफुल ना रहे। तो 5 साल पहले, तो अगर x 50 है दैट इज नूरी 50 है और सोनू 20 है, तो 5 साल पहले ये कितने साल की होगी बता, 45 की होगी, और ये 15 होगा, तो ये कितना टाइम हो गया, 3 टाइम्स हो गया, आ गया 45 वेरीफाइड। दूसरा 10 साल बाद, तो ये 60 साल की हो जाएगी बेटा, और ये कितने साल की हो जाएगी, 30 साल की हो जाएगी, तो इसका डबल हो गया क्या, ये इसके डबल के बराबर हो गया ना, तो वही वेरीफाइड था, हो गया। तो बस इस टाइप से आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो, है ना। कोई भी अभी भी आपको डाउटफुल लग रही है चीजें, तो बेटा आप एक बार वापस से रिवर्स करना वीडियो को, एक बार वापस से अच्छे से समझना, उन पॉइंट टू द पॉइंट पे आप काम करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आराम आराम से वापस रिकॉल करके देखते रहना, आपको सब समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने सारी चीजें क्लियरली बता रखी है आपको, ठीक है। और पेज को फॉलो करना मत भूलना।
भूलना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, आपको डेली अपडेट्स इस पे मिलते रहेंगे, ठीक है। अभी मेरा आप लोगों को लेकर टारगेट है कि आपके सीबीएसई बोर्ड्स के लिए जो भी एनसीईआरटी के कंसेप्ट्स है मैं वो आपको क्लियर करवाऊं। तो मैं ट्राई कर रही हूँ कि आप लोगों के लिए रेगुलर बेसिस पे वीडियोस अपलोड करें हम लोग, और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने सिलेबस को कंप्लीट कर पाए, ठीक है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये भी एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। हमारे पास में डिजिट्स के लिए क्वेश्चन बनते हैं, है ना। इस टाइप के क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं बेटा, ये आईएमपी हमारे लिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस का ध्यान रखना। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले तो देखो 2 डिजिट नंबर को लिखते कैसे। पहले तो मैं बता दूं कि 2 डिजिट नंबर को लिखते कैसे हैं। 2 डिजिट नंबर को लिखते कैसे, तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हो। आप लोगों ने, जैसे मैं लिख देती हूँ 389, एक नंबर लिखा था 389। बचपन में आपने इसको एक्सपांड करना सीखा होगा। इसको एक्सपांड कैसे लिखते थे, इसको ऐसे लिखते थे 300 प्लस 80 प्लस 9, है ना, ऐसे लिखते थे। और इसको एक्सपांड क्या करते थे, तो 300 को लिखते थे 3 into 100 प्लस 8 into 10 प्लस 9 into 1, ऐसे लिखते थे। अगर मुझे यहाँ पर 389 ना लिख के सिर्फ मुझे यही लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगी इसको। अगर मुझे 89 लिखना हो तो मैं ऐसे लिखूंगी बेटा 89 को 80 प्लस 9, है ना 89, और 80 को क्या लिखूंगी 10x 10 into 8 प्लस 9 into 1। ये हो गया इनका एक्सपांडेड फॉर्म। किसी भी एक 2 डिजिट नंबर को हम लिखते कैसे बेटा, इसको ऐसे लिखते हैं 10y प्लस x या 10x प्लस 1, दोनों फॉर्मेट में लिख सकते हैं, है ना। पर 10 फिक्स है, वो वैसे ही रहेगा। x या y डिपेंड करता है उसको क्या मान रहे हो। तो x को अगर मैं 1 डिजिट मान लूँ, y को अपन 10 डिजिट मान ले, तो वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किसको क्या मानते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया कि कैसे लिखना होता है इसको। तो ये याद रखना बेटा, किसी भी एक 2 डिजिट नंबर को कैसे लिखते हैं, 10y प्लस x या 10x प्लस y लिखते हैं ना। तो मैं बाय डिफॉल्ट इसको कैसे लिख के चलूंगी, तो ऐसे लिख के चलूंगी हमेशा इसको 10y प्लस x, वेयर x is ones digit, ones place digit, ones digit, ones place digit डाल लेना, एंड y is the tens place digit, tens place digit, है ना। मैंने प्लेस लिखा, आप देख लो। तो ये याद रखना, ये फिक्स है। ये जब भी 2 डिजिट नंबर की बात करूंगी तो मैं कुछ इसी फॉर्मेट में उसको लिखती रहूंगी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था हमारे लिए, क्योंकि देखो हर एक क्वेश्चन को करने के लिए उसका कंसेप्ट समझना जरूरी है। तो यहाँ से आपको 2 डिजिट नंबर दे रखा था, इसलिए जरूरी था मुझे ये बताना। तो यहाँ से लिख लो लेट, अब नंबर ही फाइंड करना है तो नंबर को ऐसे लिखते हैं हमेशा, ठीक है। लेट द नंबर बी 10y प्लस x, ठीक, डायरेक्ट लिखते हैं। जहां पर आप मेंशन कर सकते हो कि x इज 1 प्लेस डिजिट एंड y इज द 10 प्लेस डिजिट, ठीक। आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रखा है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। पहले तो मुझे बता इसकी डिजिट्स क्या है। तो इसकी डिजिट्स क्या है बेटा, इसकी डिजिट्स हैं x एंड y, ये इसकी डिजिट्स होती है। जैसे कोई नंबर लिखो आप 92, तो 9 इसकी डिजिट है और 2 भी इसकी डिजिट है ना। डिजिट क्या होती है, डिजिट जैसे अल्फाबेट्स होते हैं ना अपने पास में A B C D, इससे हमारे पास में वर्ड बनते हैं। तो ऐसे एक नंबर डिजिट से मिलके बनता है। तो डिजिट्स हमारे पास में 0 से 9 तक होती हैं, तो इन्हें हम डिजिट्स बोलते हैं। तो आपको क्या बोला है कि सम ऑफ इट्स डिजिट्स, डिजिट्स मतलब x और y, इन दोनों का सम कितना दे रहा है 9। एक इक्वेशन, एक इंफॉर्मेशन कंप्लीट। आगे क्या बना, 9 टाइम्स दिस नंबर। पहले तो नंबर लिखो, नंबर क्या माना था हमने 10y प्लस x। इस नंबर का 9 टाइम्स, जो बोल रहा है वही अपन लिख रहे हैं। 9 टाइम्स दिस नंबर, द नंबर भी 10x प्लस y, सॉरी 10y प्लस x था, उसका 9 टाइम्स इज क्या होता है, मैंने आपको इस क्या होता है बेटा, इक्वल होता है, पता है ना, ट्वाइस
द नंबर ऑब्टेन्ड, नंबर जो भी आपको मिल रहा है, मतलब इसको जब आप सॉल्व कर रहे हो तो ऑब्टेन्ड जो हो रहा है बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ इट्स डिजिट। कैसा नंबर मिल रहा है आपको? ये जो आपको नंबर मिल रहा है इसकी डिजिट सब कैसी मिल गई बेटा? रिवर्स हो गई है। रिवर्स कैसे हो गई है? अब ये 10y प्लस एक्स था, अब ये क्या हो गया 10x प्लस y, इसकी डिजिट्स रिवर्स हो गई। मतलब अगर ये 92 था तो इसकी डिजिट्स क्या हो गई 29 हो गई, डिजिट्स रिवर्स हो गई है हमारे पास में। तो अपनी रिवर्स डिजिट का कैसा है बेटा? ये ट्वाइस के बराबर है। ठीक है, इसको जब मैं वेरीफाई करके बताऊंगी तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। पर ये याद रखना कि 2 डिजिट नंबर को कैसे लिखा जाता है। अब एक इक्वेशन तो ये बनी, इक्वेशन को सॉल्व कर लो। 90y प्लस 9x इज इक्वल टू 20x प्लस 2y। सारे एक्स वाई नंबर इधर लेके आ जाओ, तो 9 में से 20 गया तो माइनस का 11x इधर आ जाएगा, और 90 में से 2y गया तो कितना हो जाएगा बेटा? प्लस का 88y। अब ये दोनों नंबर तो उठ के इधर आ गए थे, तो यहाँ क्या बचा? कुछ नहीं बचा, 0 बचा, है ना। अब मुझे दिख रहा है दोनों नंबर तो 11 के टेबल में आते हैं, तो उसको थोड़ा सा शॉर्ट कर दूं, -x प्लस 8y इज इक्वल टू 0, क्योंकि सबको 11 से डिवाइड कर दो तो ये इक्वेशन आ जाएगी। इसको बोल देते हैं अपन इक्वेशन नंबर 2। सॉल्व करें बेटा, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या दे रखी है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 थी, और दूसरी है -x प्लस 8y इज इक्वल टू 0। अपोजिट साइन है तो डायरेक्टली क्या करना था? प्लस, कट हो जाएगा, 8 और 1 9 इज इक्वल टू 9। तो y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? y आ गया मेरे पास में 1। अगर y 1 है तो दोनों में से किसी भी इक्वेशन में डाल दो, तो y 1 है तो यहाँ पर x कितना आ जाएगा बेटा मेरे पास में? y को उठा के इधर लेके जाऊं तो y मेरे पास में 1 है, प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, तो x कितना बना? 8 बना। तो द नंबर भी, अब ये आंसर नहीं आया बेटा, आपने तो ये डिजिट्स निकाली, उसने बोला नंबर फाइंड करके बताओ, तो नंबर क्या बना था आपने? तो नंबर बना था मैंने 10y प्लस x। अब इसको यहाँ रख दो तो 10 इंटू 1 प्लस 8 हो गया ये मेरे पास में, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यही, जहां जहां x था वहां मैंने 8 पुट किया, और जहां y था वहां मैंने 1 पुट किया, तो 10 1 से 10 प्लस 8 दैट इज 18 आ गया। नंबर आया नंबर की डिजिट्स के अकॉर्डिंग। अब जो आपने मुझे कंडीशन दे रखी थी, ये आ गया नंबर, ये आ गया आंसर, खत्म क्वेश्चन। ऐसा ही देखो, वापस से वेरीफाई करते इस क्वेश्चन को। क्या बोला? सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर, तो पता है मेरे पास 2 डिजिट नंबर तो 18 आया, उनके डिजिट्स का सम तो ये 1 प्लस 8 कितना हो गया बेटा? 9 हो गया। आगे समझ में तो फिर क्या बोला? 9 टाइम्स दिस नंबर, इस नंबर का 9 टाइम्स निकाल लो, किसके बराबर होगा? ट्वाइस द नंबर ऑब्टेनिंग बाय रिवर्स द डिजिट्स। तो इसके डिजिट्स को रिवर्स करो तो 18 का क्या बन जाएगा? 81। तो 9 8 से 72 बचेगा, 7 कितना हो जाएगा? 162 आंसर आएगा यहाँ पर। तो 18 का अगर 9 में मल्टीप्लाई करो और इसका कर दो तो 2 1 जा 2, 8 2 जा 162 आ गया, वही करेक्ट नंबर। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना था हमको? तो रिवर्सिंग ऑफ डिजिट्स का मतलब क्या होता है हमारे पास में, आप लोगों को सब मैंने सॉल्व करके बता दिया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम बनता ही है। अब ये प्रेडिक्टेबल नहीं है कि आपके यही क्वेश्चन आएंगे, बट इनमें से कहीं बाहर नहीं जाने वाली चीजें। एक बॉर्डर स्ट्रिंग वाला क्वेश्चन है, जिन बच्चों ने स्टैंडर्ड मैथ्स ले रखा है उन लोगों के लिए अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। इवन बेसिक मैथ्स सीबीएसई में भी ये क्वेश्चन बनते हैं हमारे पास में, ठीक है। ये क्वेश्चन बेसिक प्लस स्टैंडर्ड दोनों के लिए अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, और 4 मार्क का एक क्वेश्चन पैटर्न में फिक्स है। ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग में बात करूं तो एक क्वेश्चन 5 मार्क का बनना ही बनना है हमारे पास में, ठीक है। तो बेटा इसके लिए प्रैक्टिस करो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ऐसे क्वेश्चंस लगाओ, बहुत ज्यादा जरूरी है आपके प्रैक्टिस के लिए। क्यों? क्योंकि एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड डायरेक्टली नहीं पूछेगा वो आपसे, वो इन्हीं क्वेश्चन पे बेस्ड आपसे पूछेगा, तो आपको इन्हीं पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे ओपन करते हैं, अपना फोर्थ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मीना वेंट टू बैंक टू विथड्रॉ ₹2000। मीना बैंक गई और उसने बोला मुझे 2000 रुपये चाहिए भाई। 2000 रुपये उसने जब बैंक से निकाले तो उसने कैशियर को बोला कि आप एक काम करो, मुझे सिर्फ और सिर्फ 50 और 100 के ही नोट दो, ठीक है। कितने नोट चाहिए मुझे? 50 और 100 के नोट दो। और टोटल इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि उसके पास टोटल 25 नोट आए, तो आपको बताना है कि कितने 50 के और 100 के नोट थे उसके पास में, ठीक है।
सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो आपको वापस पता है ना क्या कि जो फाइंड करना होता है वही हम लेट करते हैं। तो लेट द नंबर ऑफ ₹50 नोट्स बी एक्स, मतलब x के कितने नोट, 50 रुपए के कितने नोट है, तो x नोट है हमारे पास में, एंड y नंबर ऑफ ₹100 नोट्स बी वाई। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला उसने कि उसको टोटल कितने 50 की चाहिए। तो मान लिया उसने क्वेश्चन ने उसको 50 रुपए के x नोट दिए हैं और 100 रुपए के y नोट दिए हैं। पेन वाला एग्जांपल अभी अपने को पता है ना कि अगर 5 पेन होंगे तो 5 रुपए के, एक पेन 1 रुपए का, तो 5 पेन 5 रुपए के, इस टाइप से समझ लो। तो भैया अगर एक नोट 50 रुपए का और अगर मैं 5 नोट दे रही हूँ तो मुझे उसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो x और y तो नंबर थे, इन दोनों से मुझे टोटल कितने रुपए मिल रहे हैं। ये तो मेरे पास में क्या हो गया, एक्चुअल अमाउंट कितने निकाले उसने, 2000 निकाले थे ना बेटा, क्वेश्चन नंबर 1। और दूसरा क्या, उसको टोटल कितने नोट मिले, 25, मतलब x और y नंबर ऑफ नोट्स है, और अगर इन नंबर ऑफ नोट्स को मैंने प्लस किया तो मुझे कितने मिल रहे थे, 25। क्वेश्चन नंबर 2 बन गया। अब आपको क्या पता है बेटा, तो मुझे वेरिएबल सेंड करना है, तो मैं वेरिएबल सेंड करने के लिए 50 का मल्टीप्लाई करती हूँ क्वेश्चन नंबर 2 में। तो यहाँ लिख देना 50 मल्टीप्लाई इन इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पर पहली इक्वेशन तो आपके पास में 50x प्लस 100y इज इक्वल टू 2000 ही है। सेकेंड इक्वेशन क्या होगी, 50x प्लस 50y, क्योंकि हर एक टर्म से होगा, और 50 25 से कितना हो गया 125 और 104, कुछ भी मत करना। 5 में मल्टीप्लाई करते हो 25 को, तो 25 का एज 125 होता है और एक जीरो लगा था तो लगा दिया। इसको भी माइनस, इसको भी माइनस, इसको भी माइनस, सब माइनस करो, कट करते हैं। यहाँ से बचा 50, यहाँ से कितना बचा, 2000 में से 1250 गया तो 750 बचा हमारे पास में। ठीक है, 750। तो 5 की टेबल में कितने टाइम होता है, 0 से 0 कैंसिल, 5 में 5 5 25। y कितने हो गए, y हो गए 15, y की वैल्यू तो हो गई 15। तो फर्स्ट सेकंड इक्वेशन में डाल दो क्योंकि इसमें इजी है। तो मेरे पास में x कितना हो गया, x मेरे पास में हो गया कितना 10 हो गया। बस वेरीफाई कर लो बेटा। तो मेरे पास में टोटल नंबर ऑफ नोट तो 15 और 15 का इसमें कर दो तो ये बचेगा 500 प्लस 1500, 2000 का भी आंसर आ गया। ये हो गया वेरिफिकेशन। आपके क्वेश्चन से सॉल्व आपको मैं तो समझ में आया। देखो यहाँ पर काम क्या करना है, काम एक ही चीज का करना बेटा कि क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन ढूंढो, एक्स और वाई वेरिएबल निकालो, उनमें क्वेश्चन बनाओ। जैसे क्वेश्चन बन जाती है तो या तो सब्स्टिट्यूशन या तो एलिमिनेशन से उसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे। हाँ ये पिछले का क्वेश्चन है, वैसे नॉर्मल एनसीईआरटी का क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। तो जैसे अभी हमने टैक्सी फेयर वाला किया था ना, सेम एज इट इज क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर भी कुछ ना कुछ फिक्स चार्ज और चार्ज पर एक्स्ट्रा डे के लिए आपको ले रखा है। तो जो पूछते हैं उसको हम क्या मान लेते हैं बेटा, उसको अपन क्या मान लेते हैं, एक्स और वाई। तो लेट फिक्स चार्ज, यहाँ से हमें डायरेक्ट लिख लो फिक्स्ड चार्ज बी ₹x and charge for extra days, charge for extra days be ₹y। पर देखो यहाँ पर फिक्स चार्ज तो है ही से, प्लस आप जितने दिन ले रहे हो वो भी हमारे पास में ऐड होगा। तो एक लाइब्रेरी लैंड करती है एक फिक्स चार्ज फर्स्ट 3 डेज के लिए, मतलब 3 दिन के लिए तो फिक्स पैसा लगना ही है आपको। तो 3 दिन तक तो आपको एक फिक्स अमाउंट देना ही देना है। तो x रुपए 3 दिन के लिए तो अपने को देना ही देना पड़ेगा, है ना। x में 3 दिन के लिए तो हम कर लेंगे। एन एडिशनल चार्ज फॉर द ईच डे देयर आफ्टर। अब इस 3 दिन के बाद आप जितने भी दिन उस बुक को अपने पास में रख रहे होते हैं तो आपको हर दिन का y रुपीस के अकॉर्डिंग पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मान लिया मैंने किसी बुक को 10 दिन रखा है ना, पहले अभी मैं क्वेश्चन को ले लेती हूँ यहाँ से।
अगर मैंने एक बुक को अपने पास 10 दिन रखा तो शुरुआती के 3 दिन तो मेरे पास में x रुपए के हिसाब से लगे। अब ये 3 दिन तो यहाँ से माइनस कर दो, कहाँ से, यहाँ से, तो बच्चे कितने बेटा 7 दिन। ये 7 दिन का जो भी अमाउंट बनेगा ये y रुपीस के अकॉर्डिंग बनना है। ये इस तरीके की इक्वेशन है हमारे पास में, तो इसका ध्यान रखना। ये वैसा नहीं टैक्सी फेयर वाला एग्जैक्ट कि हमारे पास में x + 2y या 3y कर रहे हैं। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं बेटा कि आपके बाद वो 3 दिन के बाद में जो अमाउंट लग रहा होगा है ना, 3 दिन के बाद हर एक दिन y रुपये के अकॉर्डिंग काउंट होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ले लो बेटा, क्या बोला है, सरिता पे कर रही 27 रुपीज, पूरे 27 रुपए उसको पे करना पड़ रहा है। अगर वो 7 दिन के लिए रखती है, कितने दिन बेटा 7 दिन, ठीक है। तो मान लिया उसको x रुपये तो पे करना पड़ रहा है 3 दिन के लिए, फिक्स चार्ज है, x रुपीज फिक्स चार्ज है। कितने दिन के लिए, 3 दिन के लिए, तो 3 दिन का मल्टीप्लाई नहीं करना, अपने को डायरेक्ट पता है कि x क्या है बेटा 3 दिन का फिक्स चार्ज है। अब 3 दिन के बाद उसने कितने दिन और रखा, 7 दिन, तो 7 में से 3 गए तो बच्चे 4, तो 4 दिन उसको कितने रुपए के हिसाब से देना पड़े, y रुपीस के अकॉर्डिंग देना पड़े, ठीक है। इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1। ऐसे अब क्या हुआ, सुशी आई, सुशी ने बोला कि भैया हमें किस रुपए पे करना पड़े। अगर मैंने बुक को 5 दिन रखा तो 5 दिन मतलब 3 दिन तो x रुपए लगे उसके, 2 दिन एक्स्ट्रा, 2 दिन एक्स्ट्रा मतलब 2 है ना। ये क्वेश्चन एक छोटा सा है पर बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, ये भी एक डीप कंसेप्ट पे काम कर लेना है ना। तो भैया 3 दिन तो x रुपए लगेगा आपको, फिक्स चार्ज यहाँ लिख लेना, फिक्स चार्ज फॉर 3 रुपीज मतलब 3 डेज के लिए, फर्स्ट 3 डेज के लिए हमारे पास में, तो उसने x रुपीज बोल दिया था। तो यहाँ से अब 2 इक्वेशन बन गई, दोनों इक्वेशन को माइनस कर दो, आपको पता है सेम वेरिएबल दिख रहे हैं, तो 2y = 6, तो y = कितना बेटा 3, और अगर y = 3 तो y = 3 यहाँ पुट कर दे, तो 3 6 कितना हुआ हमारे पास, सॉरी 3 2 6 हुआ, 6 को यहाँ से मैं माइनस कर दूं तो मेरे पास में कितना बन जाएगा, x = 15। आगे समझ में क्या करा हमने, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो आपके पास में आ जाएगा। तो देखो यहाँ से क्या समझ में आया आपको कि x 15 रुपए तो आपको देना ही था, 15 रुपए तो आपके 3 दिन के लिए फिक्स थे, फिर आप 4 दिन रख रहे हो तो 4 3 12 बन गया 27 का आपके पास में, है ना 27 का बिल। और यहाँ से क्या दिख रहा है, तो अगर 15 + 3 2 6, तो 15 में 6 प्लस कर दूंगी तो 21 का अमाउंट बन जाएगा। तो ये वेरीफाई करना भी हो गया हमारे पास में, छोटा सा वो था। तो समझ में आया कि क्वेश्चन कैसे करना है, तो आंसर आ गया x is rupees 15 rupees for fixed charge and charge for extra each day is 3 rupees, है ना। पर डे कितना ले रहा है 3 रुपए के अकॉर्डिंग, और फिक्स चार्ज 3 दिन का कितना है आपके पास में 15 रुपए। पर टैक्सी फेयर में कैसा था बेटा, टैक्सी फेयर में x तो एक फिक्स था हमारे पास में, है ना, फिर उसके बाद आप जितना भी किलोमीटर चल रहे हो, है ना, किलोमीटर के अकॉर्डिंग ले रहा था। तो ये हमारा एक क्वेश्चन है बेटा, इसको भी अच्छा कर लेना आप। नेक्स्ट कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दे रखे हैं, चलो ठीक है, एग्जांपल्स के क्वेश्चन है हमारे पास में ये, तो एग्जांपल के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। कंसेप्ट क्या है, रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 persons is this and the ratio of the expenditure is this if each of them manage to save this rupees per month, find their monthly income। ठीक है, इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग पे आया है। तो सुनो मेरी बात, पहले तो कंसेप्ट समझ लो कि है ही क्या है। मान लिया आप 10 रुपए कमा रहे हो, है ना, 10 रुपए तो नहीं कमा रहे हो खैर, पर अज्यूम कर लेते हैं। तो इनकम 10 रुपए की आपकी, खर्च मतलब एक्सपेंडिचर मान लिया हमारे पास में 8 रुपए का हो रहा है ना, एक महीने की सैलरी हमारे पास में 10 रुपए लेट कर रहे हैं, और एक्सपेंडिचर हमारे पास कितने रुपए का आ रहा है बेटा 8 रुपए का हो रहा है। तो कितने रुपए बचा रहे हो आप हर महीने, सेविंग कितने की बना रहे हो आप, 2 रुपए की बना रहे हो, 2 रुपए की सेविंग है आपके पास में। तो देखो यहाँ पर होता है कि अगर इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस कर दूं तो मेरे पास में क्या आता है, सेविंग आता है ना। ये फॉर्मूला जो आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं अपने इनकम में से जितना पैसा कमा रहे हैं उसको खर्च करने वाले, जितना आपने खर्च किया उन दोनों को माइनस कर दो तो आपके पास में क्या हो जाएगा बेटा,
सेविंग बच जाएगी। और अगर 10 रुपए कमा रहे हो, 20 रुपए खर्चा कर रहे हो, तो -10 रुपए का कर्जा भी हो जाएगा। तो वो सेविंग नहीं कहलाएगी, वो तो कर्जा हो जाएगा ना, डेट हो जाएगा हमारे पास। तो ये क्वेश्चन कुछ इसी तरीके से हमारे पास में डिपेंडेंट है। क्या बोला है, द रेशियो ऑफ इनकम, तो यहां से लिख देते हैं द रेशियो ऑफ इनकम। इनकम का रेशियो कितना आ गया हमारे पास में 9:7। तो हम यहाँ लिख देते हैं इनकम, रेशियो से हटाते तो एक अननोन वेरिएबल लगाते हैं ना, आपको पता है ना। तो हम यहाँ से लिखते हैं इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन। पहले पर्सन की इनकम कितनी है बेटा 9 के साथ में x जोड़ देते हैं, लेट x भी एक नंबर हो गया। तो इनकम ऑफ सेकंड पर्सन कितनी हो गई बेटा, इनकम ऑफ सेकंड पर्सन कितनी हो गई हमारे पास में, ये वाला 7x। दोनों को हटाएंगे, वेरिएबल तो सेम ही लगाएंगे अपने पास में। अब एक्सपेंडिचर दे दिया, तो रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर यहाँ लिख लेना। एक्सपेंडिचर कितना है बेटा 4:3 का। तो यहाँ से एक्सपेंडिचर ऑफ पर्सन 1 का कितना है 4। अब एक्सपेंडिचर एक अलग क्वांटिटी है, तो रेशियो से हटाएंगे तो वेरिएबल भी अलग लगाना पड़ेगा। ऐसे ही पर्सन 2 का कितना है बेटा 3y हो जाएगा। अब पहले पर्सन की बात करें, तो पहला पर्सन कमा कितना रहा है, पहला पर्सन कमा रहा है 9x रुपीस। खर्चा कितना कर रहा है 4y का खर्चा कर रहा है, 4y का एक्सपेंसेस कर रहा है। और दोनों ही कितना सेव कर रहे हैं 2000 रुपए सेव कर रहे हैं। मतलब इन दोनों का भी डिफरेंस कितना होगा 2000 होगा। और दूसरी इक्वेशन की बात करें अपन, तो दूसरी इक्वेशन में भी हमारे पास में दूसरा पर्सन कमा 7x रुपीस रहा था, खर्च 3y कर रहा था, तो बचा वो भी 2000 रुपए की। हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 2 के नीचे इक्वेशन 1 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता ऊपर नीचे लिखने से, है ना। यहाँ पर इज इक्वल टू 2000 हो जाएगा, इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब दोनों के वेरिएबल सेम नहीं दिख रहे मेरे पास में, तो 3 और 4 मुझे छोटे नंबर दिख रहे हैं, क्योंकि 9 और 7 को अगर मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगी तो बड़ी बड़ी डिजिट्स आ जाएंगी। तो छोटे छोटे नंबर को कर ले, तो 4 और 3 का अपन क्या कर देते हैं 4 का ऊपर और 3 का नीचे मल्टीप्लाई। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो इक्वेशन है इस पूरे में 4 का मल्टीप्लाई कर दो, और नीचे वाली जो इक्वेशन है उस पूरे में 3 का मल्टीप्लाई कर दो। तो 4 7 से कितना हो गया बेटा 28x माइनस का 12y इज इक्वल टू 8000। ये हमारे पास एक इक्वेशन हो गई। 9 3 जा 27x माइनस 4 3 जा 12y इज इक्वल टू 6000, है ना। देखो वेरिएबल सेम हो गए, y के कोफिशिएंट सेम हो गए, कोफिशिएंट सेम हो गए, तो ये माइनस ये प्लस ये माइनस कट करो। यहाँ से 28 में से 27 गया तो x ही बचा, यहाँ से कितना बचा बेटा 2000, है ना। तो x की वैल्यू कितनी हो गई अपने पास में 2000। तो y कितना होगा, y भी यहाँ से कहीं से फाइंड कर लेते अपन, तो मैं ये वाली इक्वेशन से ले लेती हूँ। 9 2 से कितना हो गया 9 2 से 18,000 हो गया, माइनस का 4y उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू y। तो कितना हो गया 16,000 को, क्योंकि उसमें से 18,000 में से 2000 कम करोगे तो 16,000 बचेंगे। 16,000 डिवाइडेड बाय 4, तो y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, y की वैल्यू आ गई है 4000। तो आपसे क्या पूछा था उसने, फाइंड द मंथली इनकम्स। तो मंथली इनकम्स हमारे पास में ये है। तो हमारे पास में अगर मैं मंथली इनकम की बात करूं तो x कितना है बेटा, x आया था मेरे पास में 2000, और y कितना आया था मेरे पास में, तो y आया हमारे पास में कितना 4000 आया। अब इनकम का रेशियो बनने कितना लिया था, तो इनकम का रेशियो 9x और 7x था। तो 9x और 7x इनकम थी, तो 9 का मल्टीप्लाई अगर मैं 2000 में कर दूं तो मेरे पास में कितना होगा 18,000 इसकी इनकम, और इसकी इनकम कितनी हो गई बेटा 14,000। ये दोनों की इनकम का रेशियो, मतलब इनकम है, एक्चुअल इनकम आ गई है हमारे पास में उनकी। ठीक है, तो समझ में आया किसी तरह मेरे क्वेश्चन। अगर आपसे दो पर्सन्स की इनकम का रेशियो पूछ ले, एक्सपेंडिचर दे दिया आपको और आपसे सेविंग दे दी और पूछे कि इनकी इनकम बताओ, तो आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस कर देते हैं तो क्या बचता है बेटा, सेविंग बचता है। दोनों के रेशियो लेते हैं, रेशियो को अगर एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी लिखते तो दोनों क्वांटिटी को जब हम इंडिपेंडेंट लिखते हैं, इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज होती है, तो इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज को हम एक वेरिएबल के साथ में मेंशन कर देते हैं। जैसे हमारे पास में वेरिएबल्स आ जाएंगे
हम उन वेरिएबल्स पे काम कर लेंगे, इक्वेशन बनाएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आज की क्लास का अपना लास्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, सम ऑफ टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेनिंग बाय रिवर्सिंग इट डिजिट्स इज 66 if the digit of number differ by 2 find the numbers and how many such numbers are there। कितने टाइप के नंबर होते हैं और कैसे कैसे होते हैं। तो देखो ये क्वेश्चन मैं खुद सॉल्व करवा देती हूँ, बाकी का सोल्यूशन आप मुझे खुद से करके बताएंगे। द सम ऑफ टू डिजिट नंबर, लेट द टू डिजिट नंबर बी, let the two digit number be 10x plus y होता है हमारे पास में, है ना। अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि टू डिजिट नंबर को क्या लिखते हैं अपन, 10x plus y, और नंबर अब क्या बोला उसने, नंबर ऑब्टेनिंग बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट्स इज 66। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास में चल रहा है कि एक तो नंबर और एक नंबर जब हम इसकी डिजिट्स को रिवर्स कर दें, मतलब 10y plus x कर दें और इन दोनों नंबर को ऐड कर दें, सम कर दें, तो मुझे नंबर कितना मिलता है, 66 मिलता है। पहले तो इनको सॉल्व कर ले, तो 10x और एक x कितने x, 11x प्लस y और 10y कितने हो गए, 11y इज इक्वल टू 66। तो माइनस कर दें, तो एक डिवाइड कर दें 11 से, तो x प्लस y इज इक्वल टू 6। इक्वेशन नंबर 1 हो गया, है ना, 11 की टेबल में। और दूसरी इंफॉर्मेशन क्या कि ये जो डिजिट्स है ये डिफर कर रही है, डिफर का मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है बेटा, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का है मेरे पास में, 2 का डिफरेंस। अब ये नहीं पता कि 10x बड़ा है कि y बड़ा है, तो हमने अभी इसे लिख दिया, कट करते हैं तो 2x की वैल्यू 8 हो जाएगी, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, x तो आ गया 4, और अगर x 4 हो गया यहाँ से तो y कितना आ जाएगा, इसको इधर लेके जाऊं तो मेरे पास में y कितना आ जाएगा, 2, है ना। तो हमारे पास में नंबर क्या हो गया बेटा, तो नंबर हो गया 10x plus y मतलब 42, नंबर भी 42। अगर 42 में अपन क्या करते हैं, उसके रिवर्स कर दे उसके डिजिट्स को, तो हमारे पास में टोटल सम भी 66 आ रहा है। और ऐसे नंबर का अगर हम वो कर ले, माइनस कर ले, तो कितना आएगा बेटा, इन दोनों का डिफरेंस भी 2 आ रहा है, तो ये वेरीफाइड हो गया। अब ऐसे कितने नंबर से आप खुद मुझे सर्च करके बताइए। ठीक है, तो आज की क्लास के सारे क्वेश्चंस बेटा, इसमें जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस थे, चाहे वो एलिमिनेशन के हो चाहे वो सब्स्टिट्यूशन के हो, आज के क्लास में हमने सब कुछ कंप्लीट कर लिया है। अभी भी अगर आप लोगों को किसी भी टॉपिक से रिलेटेड डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमें वो यहाँ पर इस चीज़ को अप्रिशिएट करो। ठीक है, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड बस बने रहो ऐसे ही, ताकि आप लोगों को और अच्छे से मैथ्स के कंसेप्ट को हम इजी से इजी लेवल पे करवा सकें। ठीक है, फॉर गुड लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, कोई भी तरीके का किसी भी तरीके का डाउट होता है हमसे कमेंट कर सकते हैं।